ठीक है दोस्तों, मैं ज़ीरो बाउंस के साथ हूँ और आज हम घुटनों के दर्द को ठीक करने पर काम करेंगे। आप लोग पूरी जांच देखेंगे और जान पाएंगे कि मैं घुटने के दर्द की जांच और मूल्यांकन कैसे करता हूँ। अब ये 1 साल से ज़्यादा समय से अपने घुटने के ठीक ऊपर क्वाड्स के निचले हिस्से में दर्द से जूझ रहे हैं। उन्होंने बहुत सी चीज़ें आजमाई लेकिन उन्हें अब तक पूरी राहत नहीं मिली है। तो आज हम ये देखेंगे कि मैं घुटने के दर्द की जांच कैसे करता हूँ और देखेंगे कि क्या हम उनके लिए कोई समाधान निकाल सकते हैं। तो देखिए, आज हम 3 मुख्य क्षेत्रों पर बात करेंगे। घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए मैं हमेशा एक 3 चरणीय प्रक्रिया का पालन करता हूँ। तो पहला है, वो होने वाला है। हम यहाँ पर एक संक्षिप्त नाम OAT का उपयोग करने जा रहे हैं और पहला भाग है ऑब्जर्व करना। तो हमें देखना होगा कि किन खास चीज़ों से उनके घुटने में दर्द होता है और हम गौर करेंगे। देखकर ही बहुत कुछ पता चल जाता है, इसलिए मैं उनसे कुछ अलग मूवमेंट्स करवाऊंगा और हम उनके दर्द को रेट करेंगे, देखेंगे कि वो कब होता है, कितना ज़्यादा है और फिर हम इवैल्यूएशन के अगले हिस्से पर चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर आ जाइए और मैं बस आपको कुछ अलग-अलग तरह के मूवमेंट्स को करते हुए देखना चाहता हूँ। वहीं खड़े हों, मेरी तरफ मुँह करके। पहला हिस्सा, बेसिक बॉडी वेट स्क्वाट। ठीक है? जितना हो सके गहरा स्क्वाट करें। ठीक है, वापस ऊपर आ जाइए। ठीक है, मेरे लिए ऐसे 4 बार कीजिए। बढ़िया। क्या इसमें ज़रा भी दर्द है? ठीक है। अगला सिंगल लेग स्क्वाट है। मुझे इसके लिए फुल पिस्टल स्क्वाट की ज़रूरत नहीं है, बस बिना गिरे जितना हो सके नीचे झुकें। पहले अपनी बाईं तरफ से शुरू करें। सिर्फ एक और बार ही सही है। हाँ, बाएं एक और। ठीक है, अब दाएं भी वही करें। ठीक है, ये कैसा लगता है? बिल्कुल भी दर्द नहीं? हम ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ आते हैं और मैं एक बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट देखना चाहता हूँ। आइए इसे थोड़ा-सा और ऊपर उठाते हैं और हम इसके साथ थोड़े से भार का उपयोग करेंगे ताकि ये देख सकें कि आपका शरीर भी कैसे थोड़े से भार के साथ प्रतिक्रिया देता है। अब घुटने के दर्द की जांच में ज़रूरी बात यह है कि मैं सिर्फ आपके घुटने की रेंज ऑफ मोशन के साथ खेल नहीं सकता और आपसे सिर्फ बॉडी वेट स्क्वाट्स नहीं करवा सकता। जब भी आप बास्केटबॉल खेलते हैं या डंक करने की कोशिश करते हैं तो आपको घुटने में दर्द होता है, इसलिए सही जांच के लिए मुझे यह देखना होगा कि आपका शरीर भार के नीचे कैसे प्रतिक्रिया देता है। तो मैं जो देखना चाहता हूँ वो है बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। मैं आपको हल्का वजन थमा दूंगा। 35 पाउंड, जिससे आप अपने वर्कआउट की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसे अपने सीने के पास पकड़ लें तो पहले बायां पैर आगे रखें। अब जब मैं इसे देख रहा हूं तो मैं बस इसका अलाइनमेंट देख रहा हूं और ये देख रहा हूं कि वह अपनी पैरों की पोजीशन को कितनी अच्छी तरह कंट्रोल करता है। पूरी चेन को ऊपर तक देख रहा हूं। बहुत बढ़िया। ठीक है, साइड बदलो। देखो इस तरफ कैसा महसूस हो रहा है। अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप अगले वाले को नीचे की स्थिति में बस कुछ सेकंड के लिए रोकें, फिर ऊपर आएं। ठीक है, दूसरी तरफ की तुलना में इस तरफ कैसा महसूस हो रहा है? अम, सच कहूँ तो दायां घुटना थोड़ा आसान लग रहा है। ठीक है, इसे करना थोड़ा आसान है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब अगला। अब यहाँ आते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप एक तरह का स्टेप डाउन करें जहाँ आप अपने घुटने को बहुत ज़ोर से आगे की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम बाईं ओर करेंगे और हम बस जितना हो सके उतना आगे की ओर धक्का देंगे। इससे घुटने पर काफ़ी दबाव पड़ेगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इससे दाईं तरफ कोई भी लक्षण उभरते हैं। दाएं से शुरू। बाईं तरफ से शुरू करें। पहले हमेशा बिना दर्द वाली साइड की जांच करते हैं ताकि इन अलग-अलग मूवमेंट पर आपकी सामान्य प्रतिक्रिया देखी जा सके। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं कि आपको यह सब कैसा महसूस हो रहा है? मुझे लग रहा है जैसे ये धीमा सा है, हल्का दर्द है, पर मुझे ये थोड़ा महसूस हो रहा है। ठीक है। क्या आप इशारा कर सकते हैं जहां आपको महसूस हो रहा है? मूवमेंट के किस भाग में और घुटने में कहाँ? जब मैं वापस ऊपर आता हूँ तब। ठीक वहीं। ठीक है। तो इसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप बॉक्स से नीचे उतरें। हम एक तरह का स्टेप बैक करने वाले हैं। तो मूल रूप से मैं चाहता हूं कि आप यहां रहें और आप एक तरह से बॉक्स पर वापस धक्का दें, अपने दाहिने पैर का इस्तेमाल करके पीछे की ओर बढ़ें और देखें कि यह कैसा महसूस होता है। ठीक, ये सरल है? ठीक है। तो अभी तक हमारा एक मूवमेंट जो दर्द बढ़ा रहा है वो है बहुत ज़्यादा नी ओवर टो वाला सिंगल लेग स्क्वाट। और याद रखना कि ये कैसा महसूस होता है क्योंकि हम इस पे वापस आएंगे। अब मैं आपका थोड़ा और प्लायोमेट्रिकली टेस्ट करना चाहता हूँ। बास्केटबॉल प्लेयर हैं और दर्द कूदते वक्त उभरता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ खड़े हों और लगातार 5 तक जंप्स करें। जैसे ही आप ज़मीन छुए, घुटने ऊपर लाएं और तुरंत फिर से उछलें। ठीक है? और लैंड करें। क्या इसमें कोई दर्द महसूस हुआ? ठीक है। क्या अब आप इसे एक पैर से कर सकते हैं? पहले बाईं तरफ से। तो बाईं तरफ से 5 सिंगल लेग टक जंप्स करें। बहुत बढ़िया। अब दाईं तरफ भी वही करें। ठीक है। क्या दाईं बाईं तरफ कोई फर्क महसूस हो रहा है? हाँ, दाईं ओर मेरा बैलेंस थोड़ा कम है। ठीक है। क्या आपको कोई दर्द महसूस हुआ? घुटना ठीक। कोई बात Operating नहीं, right now, कोई बात नहीं। so फिर से not एक really. सही जांच के माध्यम से उन चीज़ों का पता लगाया जा सकेगा जो परेशानी पैदा कर रही हैं। अगर हम काफ़ी अलग-अलग तरह के टेस्ट कर सकें, हम सिर्फ एक खास टेस्ट पर भरोसा नहीं कर सकते, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने लोड कम कर दिया था और अब वापसी कर रहा है। चीज़ें हमेशा उतनी गंभीर नहीं होंगी जितनी कि 1 साल पहले थीं जब हालत वाक़ई ख़राब थी। लेकिन आपके सिंगल लेग फॉरवर्ड टचडाउन से कुछ दर्द हुआ है। अब हम इसी को लेकर आगे Yeah. बढ़ेंगे। तो ये हमारा टेस्ट और रीटेस्ट होगा। हम इस पर वापस आएँगे। तो चलिए वापस यहाँ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, घुटने के दर्द की जाँच करने का मेरा तरीका 3 अलग-अलग चरणों में बँटा हुआ है। ओएटी बस याद रखने के लिए कुछ आसान सा। ओ का मतलब है ऑब्जर्व, यानी हम घुटने के दर्द को उभरते हुए देखना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और स्टेबिलिटी को देखकर ये मान नहीं सकता कि जो कमियां मुझे दिख रही हैं उनका सीधा संबंध आपके घुटने के दर्द से है। क्योंकि यहाँ आने वाले हर इंसान में मुझे कोई ना कोई कमी मिल सकती है। कोई भी पूरी तरह से सिमेट्रिकल नहीं होता। लेकिन क्या वे सारी कमजोर कड़ियां वास्तव में आपके दर्द की मुख्य वजह हैं या उसका हिस्सा है? ये उन्हें गहराई से समझने और उनकी पूरी तरह से जांच करने की क्षमता से ही पता चलता है। तो ध्यान से देखिए, हमारी मुख्य समस्या सिंगल लेग स्टेप डाउन फॉरवर्ड थी। ए का मतलब है असेसमेंट। तो अब हम शरीर के हर हिस्से की जांच करेंगे और मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में उन कमियों को ढूंढेंगे। अस्थिरता। अब हम आपके लिए इस खास तरह का असेसमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जो घुटने का दर्द हो रहा है वो टेंडिनोपैथी के लक्षण बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो घुटने के दर्द से जूझ रहे कई लोगों के लिए ये एक बड़ी बात है जो आपकी तरह ही कूदने वाले युवा एथलीट हैं और आप इसी कैटेगरी में आते हैं। कई बार हमें ऐसा दर्द होता है जो कूदने से ज़्यादा बढ़ जाता है। वे दिन भर बैठे रहते हैं तो बिल्कुल दर्द नहीं होता। वे स्क्वाट्स कर सकते हैं, कोई दर्द नहीं होता। लेकिन जैसे ही वे कूदना शुरू करते हैं और जितना ज़्यादा कूदते हैं उतना ही दर्द बढ़ता जाता है। आमतौर पर वे लोग उस श्रेणी में आएंगे जहां उन्हें टेंडिनोपैथी हो सकती है, जो पूरी तरह से लोड न सह पाने की समस्या है। और अक्सर ये तब होता है जब वे शायद छुट्टियों पर गए हों, कुछ समय तक नहीं खेले और फिर वापस आकर उन्होंने हफ्ते भर का बास्केटबॉल कैंप किया। एक खास टाइमलाइन होती है जिसमें टेंडन पर पड़ने वाला बहुत ज़्यादा फोर्स उनके दर्द को बढ़ा देता है। ऐसे लोगों में 2 चीज़ें अहम हैं। पहली ये कि दर्द असल में कहाँ हो रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें मेरा मार्कर आखिर कहाँ पर है, अगर यहाँ पर फीमर है और फिर यहाँ आपकी पटेला है और फिर यहाँ नीचे की ही तरफ टिबिया है कि नहीं? यहाँ पर आपका पटेला टेंडन जा रहा है। जिन लोगों को पटेला टेंडोनाइटिस होता है उन्हें आम तौर पर निचले सिरे पर या ठीक उस जगह पर दर्द महसूस होता है जहाँ टेंडन नीचे टिबिया से जुड़ डटा है। आम तौर पर उन्हें टेंडन के बीच में दर्द नहीं होगा। तो बहुत से लोग कहते हैं अरे मुझे टेंडोनाइटिस है, लेकिन उनका दर्द
टेंडन के बीच में ज़्यादा होता है और स्क्वाट्स करने पर और भी बढ़ जाता है। कूदने के बजाय वह टेंडोनाइटिस नहीं है। और यह पहचानना और अंतर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट प्लान हमारे मौजूदा काम से बहुत अलग होने वाला है। आपका दर्द यहाँ ऊपर की तरफ है, ये ज़्यादातर इस लेटरल क्वाड हिस्से में है जहाँ क्वाड टेंडन होता है, लेकिन कभी कभी यह अपनी जगह बदलता रहता है। कभी ये यहाँ होता है तो कभी थोड़ा और ऊपर की तरफ। मेरी इस खराब ड्राइंग के लिए माफ़ी। लेकिन असल में बात यह है कि अगर आपके घुटने में ऐसा दर्द है जो थोड़ा इधर उधर होता रहता है, ये काफ़ी तेज़ है और कभी कभी स्क्वाट करने या गहरे स्क्वाट या बास्केटबॉल में पुश बैक करने से ही जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये हमेशा सिर्फ कूदने से जुड़ा नहीं होता। आमतौर पर हम इसे मूवमेंट से जुड़ा घुटने का दर्द या बायोमैकेनिकल डिस्फंक्शन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी चोट की असली जड़ आपके हिप या टखने की समस्याओं में हो सकती है, जिसकी वजह से घुटने के जोड़ पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। लक्षण तो बस यहीं दिख रहे हैं, असली समस्या यहाँ बाहर कहीं है। इसलिए हम मूल्यांकन के इस हिस्से का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए करेंगे कि वो समस्या आखिर आ कहाँ से रही है। तो शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले टखनों को देखेंगे। हम नीचे ज़मीन से ऊपर की ओर शुरुआत करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जूते उतार दें और हम यहाँ से शुरू करेंगे। टखने के जोड़ के बारे में पहली चीज़ जो बहुत से लोग गलत मानते हैं वो ये है कि ये सिर्फ एक हिंज है और लोग इसे केवल आगे और पीछे की गति के रूप में देखते हैं, जिसे डॉर्सीफ्लेक्शन कहते हैं। असल में हम टिबिया रोटेशन को देखकर शुरुआत करेंगे। तो आप नीचे बैठ जाइए। हम अपने पैरों को इस मैट पर सीधा रखेंगे, पंजों को 2 नंबर के बाहर की तरफ सीधा रखते हुए अपने घुटनों को एक जगह टिकाए रखें और अपने बाएं पैर को जितना हो सके अंदर की ओर घुमाएं, पैर को ज़मीन पर सपाट रखते हुए। फिर आप इस तरफ भी यही करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि बिना घुटने हिलाए मैं इस स्थिति में काफ़ी सिमेट्रिकल हूँ। मैं देखना चाहता हूँ आप कहाँ हैं, क्या कोई फ़र्क है और क्या ये अलग लग रहा है। तो कभी कभी आपको आर्च में थोड़ी ऐंठन महसूस हो सकती है, बिल्कुल नॉर्मल है। पर क्या दाईं और बाईं तरफ ये एक जैसा महसूस हो रहा है? पैर की उंगलियों को लाइन नंबर 2 पर रखें। हाँ, बिल्कुल 2 पर। बहुत बढ़िया। घुटनों को थामे रखें ताकि वे मुड़कर काम आसान न कर दें। इस पैर को जितना हो सके अंदर लाएं, ठीक है? पैर को हवा में ही रखें। बढ़िया। तो हम लगभग 1 पर हैं, ठीक है? इसे आजमाएं। ठीक है? क्या ये वैसा ही महसूस हो रहा है? हाँ, शायद थोड़ी ऐंठन है, जैसा आपने कहा, दाईं ओर थोड़ी सी, पर ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो शायद यहाँ पर थोड़ा-सा फ़र्क है। ठीक है, अब आप वापस आ जाइए। ठीक है। इसके बाद हम इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं एक बॉक्स। मैं इसे बिल्कुल ठीक यहीं पर रख देता हूँ। अगला हम देखेंगे घुटने को पंजों के ऊपर रखने की पोजीशन। आप अपना पैर सेट करेंगे। अंगूठे और मुट्ठी की दूरी इस किनारे से यहाँ रखें और अब हम देखेंगे बिना कूल्हों को घुमाए सीधे आगे बढ़ते हुए कि आपकी एड़ी उठे बिना आप बॉक्स के कितने करीब तक जा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप पहले अपनी बाईं तरफ से करें। तो ये टखने के डॉर्सीफ्लेक्शन का आकलन है। तो घुटने को पंजों के बिल्कुल ऊपर तक ले जाने की क्षमता। ठीक है, अपने कूल्हों को बिल्कुल सीधा रखते हुए अब आप बिल्कुल सीधे आगे की ओर ही बढ़ते चलिए। बहुत बढ़िया, इसे हम एक उंगली मानेंगे। ठीक है, अब अपने दूसरे पैर के साथ भी यही करें। बहुत बढ़िया। ठीक है, अपने कूल्हों को सीधा रखें, बिल्कुल सामने की ओर। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इस तरफ शायद और भी बेहतर है और ये अच्छा है। तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि आपके दोनों टखने काफ़ी ज़्यादा लचीले हैं और काफ़ी हद तक एक जैसे ही लग रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि टिबिया रोटेशन के दौरान शायद यहाँ थोड़ी जकड़न थी, लेकिन इस तरफ आपका घुटना पंजों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जा पा रहा था। ऐसा भी अक्सर देखा जाता है कि अगर लोगों की रोटेट करने की क्षमता में थोड़ा सा फर्क होता है, तो वे इसकी भरपाई डॉर्सीफ्लेक्सियन के जरिए कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले यही देख रहे हैं कि क्या दोनों तरफ के बीच कोई बहुत बड़ा अंतर मौजूद है, क्योंकि असल में यही वह असंतुलन है जिसकी वजह से इस दाएं ओर लगातार जमाव होता ही चला जा रहा है। क्योंकि अगर कुछ और होता तो आपके दोनों घुटनों में दर्द होता। हाँ, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके कूल्हों को देखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वापस आई और पीठ के बल लेट जाएं। सिर यहाँ रखें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम आपके कूल्हों की जांच करेंगे। ठीक है। मैं जिस मूवमेंट से शुरुआत करूंगा उसे हिप स्कॉर टेस्ट कहते हैं।
और मैं यहाँ ये जांचने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कूल्हे के जोड़ों की स्थिति और बनावट कैसी है, और ये समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके कूल्हे कैसे काम करते हैं, शायद एक्सरसाइज के दौरान शरीर की श्रेष्ठ पोजीशन में। तो आपने बताया कि आप काफ़ी मोबाइल एथलीट हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ। ज़्यादातर लोगों में घुटने को पूरी तरह ठुड्डी तक लाने की क्षमता नहीं होती। मैं कर सकता हूँ क्योंकि आपके जैसे मेरे हिप सॉकेट भी उथले हैं। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर आते हैं और देखते हैं कि आपका हिप किस पोजीशन पर जाकर रुकता है। आपकी फीमर एक गेंद की तरह घूमती है इस सॉकेट के अंदर। अब कुछ लोगों का हिप एक कटोरे के आकार का होता है, यानी एक गहरा हिप सॉकेट। तो वो गेंद अंदर घूमेगी और आपके या मेरे जैसे प्लेट के आकार वाले सॉकेट के मुकाबले किनारों से जल्दी टकराएगी। ये सपाट है, इसलिए गेंद ज़्यादा घूम सकती है। तो इससे आपको वास्तव में काफ़ी ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन में हिलने की क्षमता मिलती है। तो आपका हिप सॉकेट थोड़ा उथला है, काफ़ी आज़ादी मिलती है। ये तो अच्छी बात है। देखते हैं ये साइड कैसी है। मुझे बताना जब मैं यहाँ ऊपर हूँ कि क्या कोई बेचैनी है या ये कुछ अलग लग रहा है। कैसा लग रहा? वही लग रहा है। क्या आपको अच्छा लग रहा है? ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। ठीक है, अगर आप कैमरे को ज़रा इस तरफ लेकर आ सकते हैं। अब हम यहाँ पर इंटरनल रोटेशन को देखेंगे। अब एक दिलचस्प बात जो मैंने हिप सॉकेट के उथले या गहरे होने के बारे में कही थी, इसके लिए आप अपने माता पिता का शुक्रिया मान सकते हैं, है ना? यह एक शारीरिक आनुवंशिक भिन्नता है। और दिलचस्प बात यह है कि हम पूर्वी यूरोप जैसे क्षेत्रों के कई लोगों में बहुत ही उथले सॉकेट देखते हैं। उनमें हिप डिस्प्लेसिया की संभावना अधिक होती है, जो लगभग एक समस्या है क्योंकि वे बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं, लेकिन यही उन्हें बहुत गहरा स्क्वाट करने की क्षमता भी देता है। इसीलिए हम दुनिया के कुछ बेहतरीन ओलंपिक वेटलिफ्टर्स को उस क्षेत्र से आते हुए देखते हैं, जबकि कुछ लोग जिनमें गहरे हिप सॉकेट्स होते हैं, वे बस इतना ही गहरा जा सकते हैं। हाँ, और मैं उन्हें हिलाता हूँ तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। ये कुछ ऐसा है जो हमें पश्चिमी यूरोप, केल्टिक देशों और वैसी जगहों में ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन इलाकों के हर व्यक्ति के हिप सॉकेट बहुत गहरे होते हैं, लेकिन ये वहाँ की एक आम जेनेटिक खासियत है। तो अब हम हिप इंटरनल रोटेशन की जांच करेंगे। जब हम इस तरह यहाँ ऊपर होते हैं तो कभी-कभी हमें आपकी ज़रूरत के अनुसार सॉफ्ट टिश्यू वर्क मिल सकता है। आपकी हड्डियों के लिगामेंट्स टेस्टिंग में ज़्यादा शामिल होते हैं। इसलिए अगर मैं आपको यहाँ नीचे लाऊं तो हम सिर्फ मसल लेंथ का सही असेसमेंट कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ आप कितनी आसानी से इंटरनल रोटेशन कर सकते हैं। फिर हम हमेशा दूसरी साइड का असेसमेंट करते हैं। देखें अच्छी साइड कैसी महसूस होती है। अब दूसरी साइड पर चलते हैं। क्या कोई फर्क लगा? थोड़ा सा। तो यहाँ से मैं आपको आसानी से हिला सकता हूँ। इसे हम लगभग 45 से 50 डिग्री कहेंगे। फिर से जब हम बड़ी समस्याओं को देख रहे हों तो बारीकियां उतनी मायने नहीं रखती। मैं तो यही कहूँगा कि इस तरफ थोड़ा सा कम है। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी सी रुकावट महसूस हो रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपका कूल्हा कितना खुल पाता है। इसे फेबर टेस्ट कहते हैं। तो कूल्हा यहाँ आएगा, अब पेल्विस सीधा रहेगा। बस इस कूल्हे को ऐसे खुलने दें, इसे नीचे गिरने दें। ठीक है, बहुत अच्छे। अब यही चीज़ दूसरी तरफ भी करते हैं। पेल्विस को सीधा रखें, इस कूल्हे को नीचे झुकने दें। बहुत अच्छे। ठीक है, तो हिप मोबिलिटी यही एक समस्या है जो हमें आ रही है। जिन मांसपेशियों को नियंत्रित किया जा रहा है, उनमें थोड़ी बहुत सी अकड़न महसूस हो रही है। ये काफ़ी मामूली सी बात है, लेकिन इसके साथ ही आप एक बहुत ही ज़्यादा लचीले किस्म के व्यक्ति भी हैं। और ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मेरे इलाज का अगला कदम शायद सीधे स्टेबिलिटी पर ही होगा। हम उस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें पहले आपके कून ऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी की जांच करनी होगी। अब पहला टेस्ट सिंगल लेग ब्रिज टेस्ट है। तो आप अपनी पीठ के बल लेट जाइए। अब आप अपने इस घुटने को मोड़िए। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि आप हिप एक्सटेंशन को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं और पेल्विस को कितना स्थिर रख पाते हैं। हम देखेंगे कि क्या दोनों तरफ ये अलग है। तो इस पैर के घुटने को आप यहाँ तक ऊपर लाएं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने कूल्हे ऊपर उठाएं, सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज, इसे लगभग 10 से 15 सेकंड तक रोक कर रखें। अब जब आप इस स्थिति में हैं तो आपके कूल्हों को ऊपर रखने के लिए कौन सी मांसपेशियां कड़ी मेहनत कर रही हैं? क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, हिप्स या निचली कमर? हैमस्ट्रिंग और ग्लूट, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट। ठीक है, अब सोचिए कि
कौन सी मांसपेशी ज़्यादा हावी है और कितने प्रतिशत काम कर रही है। अब वापस नीचे आएं और दूसरी तरफ भी बिल्कुल यही दोहराएं। अब हम देख रहे हैं कि क्या ये अलग है। आप क्या कहेंगे? नहीं, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट। अभी भी हैमस्ट्रिंग और ग्लूट ही ठीक है। क्या इसमें क्वाड्स का भी कोई रोल होता है? जब मैं ऊपर आया तो मुझे महसूस हुआ जैसे जहाँ दर्द है उस हिस्से में थोड़ा सा फील हुआ, दर्दनाक नहीं था पर कुछ वैसा ही था। आपको यहाँ थोड़ा तनाव महसूस हुआ? हाँ, जैसे वापस नीचे जाते वक्त भी मुझे वहाँ सनसनी सी महसूस हुई। ये बात जानना काफ़ी ज़रूरी है। हाँ, ठीक है, क्योंकि इससे पता चलता है कि एक्सटेंशन की गति के दौरान हमें हिप के ज़रिए थोड़ा कम कंट्रोल मिल रहा है और यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा ही तनाव पैदा हो रहा है। तो ये ज़रूरी है, जब भी हमें कोई ऐसा टेस्ट मिलता है जहाँ अंतर दिखे और ख़ासकर ऐसी चीज़ जिससे यहाँ थोड़ा तनाव महसूस हो, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक सुराग है, पहेली का एक हिस्सा जिसे हम सुलझा रहे हैं। अब करवट लेकर लेटें, हम आपके हिप्स के साइड वाले हिस्से की जाँच करेंगे। ठीक है, इवान, अगर तुम कैमरा इस तरफ ले आओ ताकि लोग इसे साइड से देख सकें। अब ये टेस्ट कई फिजिकल थेरेपिस्ट हिप की लेटरल स्टेबिलिटी जांचने के लिए करते हैं, लेकिन इसे करने के कुछ खास तरीके हैं जिनसे यह पता चलेगा कि क्या हम असली समस्या को ढूंढ पा रहे हैं या फिर आप बस उस परेशानी को छिपा रहे हैं। जैसा मैंने बताया था, मैं दुनिया के सबसे ताकतवर एथलीट्स के साथ काम करता हूं जो 1000 पाउंड का स्क्वाट कर सकते हैं। हाँ, तो ताकत कोई समस्या नहीं है, लेकिन घुटने के दर्द के दौरान अक्सर तालमेल और स्थिरता की भारी कमी हो जाती है। तो अब हम एक लेटरल चेन स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे जिसमें मैं ग्लूट मीडियस मांसपेशी की जांच करूंगा। फिर से हम किसी एक मांसपेशी को अलग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये समझ रहे हैं कि शरीर पूरी तरह से स्थिरता कैसे बनाता है। मैं चाहता हूं आप पूरी तरह करवट लें। यह पैर सीधा रहेगा, क्या हो? Move this arm बस over थोड़ा here. ढीला छोड़ दें, जैसे भी आपको आराम मिले। अब मैं आपको थोड़ा और करवट दिलाने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं अपनी उंगलियों को आपके कूल्हे के पिछले हिस्से पर यहाँ रखूंगा, ग्लूट मीडियस मांसपेशी, और दूसरी यहाँ ऊपर। ये आपकी TFL मांसपेशी है। अब ये ज़रूरी है क्योंकि जब मैं आपका पैर ऊपर उठाता हूँ, अगर मैं इसे सिर्फ सीधा ऊपर नीचे रखूँ तो कभी कभी ताकतवर एथलीट अपने कूल्हे को ऊपर रखने के लिए इस TFL मांसपेशी का इस्तेमाल करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आप इन ग्लूट मांसपेशियों के बीच तालमेल कैसे बिठा रहे हैं, क्योंकि वे बेहतर तरीके से उस फीमर को घुमाकर एक बेहतर और सही स्थिति में लाती हैं जब हम स्क्वाट, जंप या ऐसा ही कुछ करते हैं। मैं सिर थोड़ा पीछे खींचूंगा। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आप इन मांसपेशियों को कैसे नियंत्रित करते हैं। पैर हवा में ऊपर रखें, मुझे इसे नीचे मत धकेलने दें। यहाँ जितनी हो सके उतनी ताकत से थामे रखें, रोके रखें, रोके रखें, इसे थामे रखें। बहुत अच्छे, रिलैक्स करें। ठीक है, अब दूसरी तरफ पलट जाते हैं। तो एक और बात यह है कि हम इसे कुछ सेकंड तक रोक कर रखते हैं, क्योंकि मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि न सिर्फ आपकी मांसपेशियाँ कितनी मजबूत हैं, बल्कि ये भी कि वे कंट्रोल पोजीशन बनाए रखने में कितनी अच्छी तरह से टिक पाती हैं, जो कि स्टेबिलिटी की क्वालिटी है। और स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम यहाँ हैं, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, थोड़ा पीछे खींचूंगा और यहीं रोकूंगा। बढ़िया और मजबूत। ठीक है, अब मुझे नीचे की तरफ बिल्कुल मत दबाने देना। इसे रोको, 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 रोको। क्या ये आपको पहले के मुकाबले थोड़ा अलग महसूस हो रहा है? सच कहूँ तो इतना बुरा नहीं था। मुझे बस थोड़ा सा TFL महसूस हुआ। हाँ, बस थोड़ा सा, पर कुल मिलाकर अभी भी काफ़ी मजबूत है। जी हाँ, तो ये सचमुच कोई बहुत बड़ी कमज़ोरी नहीं थी। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और मार्कर्स देखते हैं जिनमें अक्सर लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। मैं चाहता हूँ कि आप पेट के बल लेट जाएं। मैं यहीं पर हूँ। हम बस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की जांच करेंगे। यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब आप ऊपर की तरफ आ जाइए। अब हम आपके हिप फ्लेक्सर की लंबाई का एक टेस्ट करेंगे। इसे ही थॉमस टेस्ट कहा जाता है। मैं चाहूंगा कि आप किनारे पर बैठें। ठीक है, और थोड़ा इस तरफ खिसकें ताकि आपके घुटने किनारे से बाहर आ सकें। ठीक है, अब आप पीछे लेटें और अपने दोनों घुटनों को पकड़ें। ठीक है, अब हम हिप फ्लेक्सर की लंबाई की जांच करेंगे। इस टेस्ट की मुख्य बात यह है कि आपकी पीठ का निचला हिस्सा बिस्तर से सटा रहे, क्योंकि अगर आपकी पीठ झुकती है तो टेस्ट सही नहीं होगा। ठीक है, इस घुटने को ऊपर ही रखें, इसे पूरा नीचे आने दें। पीठ के निचले हिस्से को सटाकर रखें और इस पैर को जितना हो सके ढीला छोड़ें। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि क्या आप पहुंच सकते हैं। आपका कूल्हा क्या करता है? क्या ये बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ फैलता है? आपने देखा ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है, ठीक है? पर ये आपकी सामान्य स्थिति है, ठीक है? अब वापस ऊपर आएं और दूसरी तरफ भी वैसा ही करें। पीठ का निचला हिस्सा टिका रहना चाहिए। ठीक है, इतना बुरा नहीं है। तो आप यहाँ नीचे तक पहुँच पा रहे हैं।
तो इसका क्या मतलब है? आप बैठ सकते हैं, आपके हिप फ्लेक्सर्स में कोई खास दिक्कत नहीं है। फिर से हम अंदाज़ा नहीं लगाते, हम हमेशा जांच करते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? एंकल्स ठीक हैं, कूल है, काफ़ी अच्छे हैं। जहाँ तक गतिशीलता की बात है, हिप इंटरनल रोटेशन में थोड़ी सीमा है, लचीलापन है, लेकिन रेंज ऑफ मोशन उतना नहीं है। और फिर हमारी मुख्य समस्या या सबसे बड़ा मुद्दा तो सिंगल लेग ब्रिज ही था। जब ऊपर की तरफ जाते समय ठीक वहाँ पर थोड़ा दर्द महसूस हुआ था। तो ठीक है, तो ये ए है जो कि हमारा असेसमेंट वाला मुख्य हिस्सा है। तो अब हम यहाँ से सीधे ही तीसरे चरण की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि टेस्ट और रीटेस्ट है। तो असल में हमारी सारी कमज़ोर कैंडिडेटियाँ अब सामने आ चुकी हैं। अब हम उन विशेष एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं जो पूरी तरह से उन कमियों पर आधारित होंगी जो हमें टेस्ट के दौरान मिली थीं, और हम उन सुधारात्मक एक्सरसाइज को पूरा करने के बाद उन समस्याओं का फिर से टेस्ट करेंगे। तो मैं आपको लेटरल हिप्स और ग्लूट्स के लिए 1 या 2 एक्सरसाइज बताऊंगा, जैसे कि सिंगल लेग ब्रिज, जिसे मैं वहां पहुंचने पर समझाऊंगा। इसके बाद हम आपके सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज का फिर से टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या बदलाव आया है, और फिर हम वापस आएंगे और आखिर में आपके स्टेप डाउन का भी एक बार फिर से काफ़ी अधिक विस्तार से टेस्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो फिर अब ये टेस्ट और रीटेस्ट की पूरी प्रक्रिया निकल कर हमारे सामने आती है, और इसके यहाँ पर कुल 3 अलग अलग चरण होते हैं। सही है, मेरी खराब लिखावट के लिए माफ़ी। तो 3 अलग अलग चरण। आम तौर पर मैं जो करना पसंद करता हूँ वो है मोबिलिटी पहले, स्टेबिलिटी दूसरे नंबर पर, और अंत में इंटीग्रेट करना। ठीक है, अब इन्हें इसी क्रम में करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति की मोबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा रुकावट आती है, तो ये सही स्टेबिलिटी पाने और बिल्कुल सही ढंग से मूव करने की उसकी क्षमता में बाधा डालने का काम करेगा। इसलिए मुझे उन मोबिलिटी की रुकावटों को किसी तरह से पूरी तरह ख़त्म करने या दूर करने की ज़रूरत है। फिर हम स्टेबलाइज करते हैं, जिसमें वे लोअर लेवल वाली स्टेबिलिटी ड्रिल्स और भी ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ वही करता हूँ, तो मैं ये मानकर बिल्कुल भी नहीं चल सकता कि बेहतर स्टेबिलिटी और मोबिलिटी अपने आप ही एक बेहतर मूवमेंट पैटर्न में समाहित हो जाएगी। तो फिर मुझे वेट बेयरिंग करना होगा। इस पैटर्न को फॉलो करने से हमें एक व्यापक समाधान मिलता है, न कि सिर्फ किसी एक चीज़ को अलग करना। ठीक है, तो मोबिलिटी की बात करें तो आपकी एक पाबंदी इंटरनल रोटेशन थी, ये बहुत ही कम थी, और एक एथलीट के तौर पर आप कितने फ्लेक्सिबल और मोबाइल हैं, ये जानते हुए मैं असल में पार्ट 2 पर जाऊंगा, जो है स्टेबिलिटी। और इसके पीछे मेरा तर्क ये है कि मुझे लगता है कि ये छोटी सी पाबंदी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि ये हमें अगले 2 कदम उठाने से रोक पाएगी। साथ ही स्थिरता के पहलुओं को बेहतर करने पर यह समस्या शायद अपने आप सुलझ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा असल है। में ये अकड़न अस्थिरता का एक साइड इफेक्ट है। शरीर को महसूस होता है कि वह किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और वह टाइट हो जाता है। ये शरीर बिल्कुल भी बिखरना नहीं चाहता है। इसलिए अभी हम 2 अलग-अलग एक्सरसाइज करेंगे जो आपके हिप्स को स्टेबल बनाने की आपकी अपनी क्षमता पर काम करेंगी। ठीक है, पहली वाली, चलिए यहाँ आ जाइए। इसे कहा जाएगा साइड प्लैंक क्लैमशेल। ठीक है, आपकी सबसे बड़ी समस्या, खासकर जब आपने यहाँ टच डाउन किया, घुटना आगे की ओर, तो क्या दर्द झुकते समय ज़्यादा था या वापस ऊपर आते समय? बाहर। इससे बाहर निकलना। हाँ, ठीक है, एक्सटेंशन की गति, और इसे समझना भी ज़रूरी है क्योंकि शरीर या तो समस्या को बढ़ा रहा है या उससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो आपकी समस्या एक्सटेंशन के साथ ही निकल कर आती है, जो बिल्कुल वैसा ही हुआ था जब आपने सिंगल लेग ब्रिज किया था। एक्सटेंशन मोशन की वजह से दर्द हो रहा था, सही है ना? तो हम इन सभी अलग-अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देख रहे हैं। एक बार जब हम पूरी तस्वीर को समझ लेंगे, तो ये सब अपने आप फिट हो जाएंगे। तो आप इस मूवमेंट को ऐसे करेंगे। अब अपनी एक करवट पे लेट जाइए। मैं चाहता हूं कि आप इसे पहले अपनी बाईं करवट पर करें, ताकि आप महसूस कर सकें कि आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। इस पोजीशन में घुटनों को थोड़ा आगे रखें ताकि शरीर ज्यादा खींचा ना रहे। अब आप कूल्हों को आगे की तरफ धकेलेंगे, जमीन से ऊपर उठाएं और थोड़ा सा बाहर की ओर ट्विस्ट करें, और इससे नीचे वाले ग्लूट पे काफी असर पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, आप लगभग 5 सेकंड तक इसी स्थिति में रहेंगे, और फिर आप धीरे धीरे वापस नीचे आएंगे। ठीक है, देखिए आपकी बाईं तरफ नीचे ये कैसा दिखता है। पहले बाईं तरफ नीचे। बाईं तरफ नीचे की ओर, क्या ये ठीक है? तो आपके घुटने बस थोड़े से आगे की तरफ रहेंगे।
ठीक है, अब साइड प्लैंक की स्थिति में ऊपर की ओर उठिए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ के लिए मेरा संकेत है, ज़मीन के नीचे आग है, अपने कूल्हों को आग से ऊपर उठाएँ। बढ़िया, हल्का घुमाएँ, वहीं महसूस होगा। क्या ग्लूट काम करता महसूस हो रहा है? Yeah. अब ये पहला कदम है, ये सबसे आसान है। ये पोज़ीशन आपके लिए कितनी मुश्किल है? महसूस आपको? हाँ। अगर आप अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं, तो बस अपना एक पैर ऊपर उठाएँ। फ़र्क महसूस हुआ, हाँ, तुरंत ही आपके बैलेंस और स्टेबिलिटी की ज़रूरत बढ़ गई। लेकिन आप एक एथलीट हैं, आपको इसे सँभालना आना चाहिए, ठीक है? अब धीरे-धीरे वापस स्क्वाट करें। बस इतना ही, अब आप आराम कर सकते हैं, ठीक है? अभी बस ऐसे 3 बार करें, ठीक है? ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कितना मुश्किल है। और ये भी कि आपका शरीर कैसे तालमेल बिठा रहा है, जैसे कि आपकी सही साइड की मांसपेशियाँ कितनी थक रही हैं, फिर हम दाईं ओर जाएँगे, ठीक है? हाँ। तो आप बस कुल 3 बार ही कोशिश करके देखें। तो फिर ये साइड प्लैंक, क्लैम शेल मुख्य रूप से अगर हम अपनी मांसपेशियों को देखते हैं, तो ये ग्लूट मीडियस और लेटरल एब्डोमिनल्स पर काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस पर मैं ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, वो ये है कि हम मांसपेशियों को नहीं, बल्कि मूवमेंट्स को फिर से ट्रेन कर रहे हैं। 5 सेकंड, हाँ। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सिर्फ एक मांसपेशी कमज़ोर होती, तो मैं आपको किसी मशीन पे बिठा देता, जैसे कि वो सीटेड अबडक्शन मशीनें जो अक्सर जिम में दिखती हैं, फिर उसे मजबूत करके अपने आप ही बूम समस्या हल हो जाती। पर आप उन फिजिकल थेरेपिस्ट के पास गए जिन्होंने सिर्फ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज दी, पर उससे हल नहीं निकला। ऐसा इसलिए है क्योंकि चोट अक्सर सिर्फ एक मांसपेशी की कमजोरी से कहीं ज्यादा जटिल होती है। ये शरीर के हिलने डुलने के तरीके पर निर्भर करता है। और नियंत्रण का वह तालमेल जिसे हम स्थिरता कहते हैं, अक्सर ही शरीर के एक तरफ उन तनाव सांद्रता का सबसे प्रमुख कारण बन जाता है, जो हमें हमारी अपनी सहन शक्ति की सीमा से पूरी तरह से बाहर धकेल देता है। क्योंकि आपके शरीर के हर ऊतक की एक निश्चित क्षमता होती है जिसे वह सहन कर सकता है, एक थर्मामीटर की तरह। ये 70 डिग्री पर सेट है, आप इसे 90 के पार ले जाते हैं और अब आपने वह दर्द पैदा कर दिया है। जैसे विटामिन डी की सीमित मात्रा ठीक है, पर ज़्यादा लेने पर आप टॉक्सिसिटी लेवल पार कर जाते हैं। Yeah. यहाँ तक कि एक अच्छी चीज़ भी एक सीमा के बाद बुरी बन जाती है। और शरीर के एक तरफ दर्द पैदा होने का सबसे तेज़ कारण गलत मूवमेंट ही है, जिसकी वजह से शरीर 60 और 40 के अनुपात में झुकने लगता है। और वो 60 का स्तर इस हद तक बढ़ चुका है कि अब कुछ ना कुछ जवाब देने ही लगेगा। तो हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि उस जगह पर ध्यान न दें जहाँ सिस्टम फेल हुआ, बल्कि उस चेन को देखें जिसकी वजह से ये फेल होना शुरू हुआ। ठीक है, तो आपने उस तरफ 3 किए, अब इस तरफ पलटें। ठीक है, तो सिंगल लेग ब्रिज। अपने हिप को बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की ओर उठाएं और फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ें। ठीक है, अब बस 5 सेकंड बचे हैं। क्या आपको ये पहले के मुकाबले कुछ अलग सा महसूस हो रहा है? हाँ, वो वाला महसूस हुआ। वो थोड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था। ठीक है, ये Yeah, बढ़िया है। yeah. चलो इस तरफ तुम्हारे 8 बचे हैं। बहुत बढ़िया। अब शायद कुछ लोग जो अभी लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि मैं कभी-कभी लोगों से डीएनएस स्टार वेरिएशन करवाता हूँ। और डीएनएस स्टार में अंतर ये है, अरे! आपको करते रहना होगा। डीएनएस स्टार में फ़र्क ये है कि जब वो नीचे आता है, तो हम वास्तव में हिप जॉइंट के सापेक्ष इंटरनल रोटेशन की ओर बार एच रहे होते हैं। अगर उसे और ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा होता, जब वह स्क्वाट में नीचे जा रहा होता या जब वह सिंगल लेग स्क्वाट करते हुए नीचे गया, तो शायद मैं उस तरफ ही ज़्यादा झुकाव रखता। लेकिन क्योंकि वह एक क्लैम शेल कर रहा है, बस एक साइड प्लैंक क्लैम शेल, जिसमें पूरा ध्यान उसे खोलने पर है, तो हम मूवमेंट के हिसाब से लैटरल चेन स्टेबिलिटी पर जोर दे रहे हैं, लेकिन साथ ही डिस्फंक्शन के उस एक्सटेंशन फेज की तरफ भी ज़्यादा झुक रहे हैं, क्योंकि उसकी समस्या सिंगल लेग स्क्वाट से ऊपर आने में थी। ये समस्या सिंगल लेग ब्रिज के साथ ऊपर आते समय हो रही थी। अब आपको ये किस तरह का महसूस हो रहा है? मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। ये 6 हो गए। क्या ये 6 थैंक हैं? यू। मेरे पास I 2 और believe हैं। so. आज अच्छी कसरत हो रही है। Mhm. दोस्त, बस शुरुआत है। हाँ, बस Yeah. शुरुआत है।
मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ाते हैं। कैसा लगा आपको? अच्छा था? हाँ, मुझे वो सब बिल्कुल महसूस हुआ। ठीक है, अब हम अगली एक्सरसाइज करते हैं। हम सिंगल लेग ब्रिज करेंगे, लेकिन इसमें एक छोटा-सा ट्विस्ट होने वाला है। तो सिंगल लेग ब्रिज के दौरान आपकी दिक्कत ये थी कि जैसे ही आप ऊपर आए, आपको घुटने के बाहरी हिस्से में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। अब बैंड के साथ सिंगल लेग ब्रिज करेंगे, जो घुटने को अंदर खींचने की कोशिश करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। हम इसे इस तरह सेट करेंगे। एक हल्का बैंड लें, तो ये बस उन छोटे मॉन्स्टर बैंड्स में से एक है जो आपको मिल सकते हैं। हम इसे यहीं पर लपेटने वाले हैं। अब हम ये करने जा रहे हैं कि आप बिल्कुल यहाँ अपने घुटने रखकर सीधे लेट जाएं, पैर उस दिशा की ओर हों और सिर लगभग यहीं पर रहने वाला है। सिर इधर। हाँ, सिर उस तरफ रहेगा। ठीक है, अब ये बैंड इस घुटने के ऊपर से जाएगा। आपको इसमें थोड़े खिंचाव की ज़रूरत होगी, तो बस थोड़ा-सा मेरी तरफ खिसक जाइए। बहुत बढ़िया। ये पैर हवा में ऊपर रहेगा। इस पैर को यहाँ ऊपर रखिए। बहुत बढ़िया। अब असल में थोड़ा और खिसकते हैं। अब मुझे बैंड पर थोड़ा खिंचाव इसलिए चाहिए, बैंड क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये घुटने को अंदर की ओर झुकाने की कोशिश कर रहा है। तो कूल्हों को उठाने से पहले ही आपके शरीर को स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देनी होगी और इन लैटरल स्टेबलाइजर्स को सक्रिय करना होगा, ताकि पेल्विस थोड़ा बेहतर नियंत्रित रहे और सॉकेट के अंदर फीमर भी थोड़ा बेहतर नियंत्रित रहे। इसलिए हम मूवमेंट पैटर्न शुरू करने से पहले स्टेबिलिटी सेट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा एंगेज करें, पूरे पैर पर दबाव डालें। क्या ये खिंचाव ठीक लग रहा है? हाँ, ये सही है। ठीक है, शरीर को स्थिर रखने के लिए हाथ साइड में रखें। अब हिप्स ऊपर उठाएं। अपने ग्लूट्स को जितना हो सके उतना जोर से भींचें। पूरे 5 सेकंड। 4, 3, 2, 1। अब रिलैक्स करें। क्या आपको वो दर्द महसूस हुआ? ये वाकई में बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पर ये पता चला है, ये एक तरह का टेस्ट रीटेस्ट है कि इस रिएक्टिव न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग के जरिए लैटरल चेन स्टेबिलिटी को बढ़ाकर, तो ये एक ऐसी तकनीक है, मैं आपके शरीर को दिन भर बोल सकता हूँ, अपने ग्लूट को सक्रिय करो, अपने ग्लूट को सक्रिय करो। लेकिन जब तक आपका शरीर फ़र्क महसूस नहीं कर लेता है, वो हमेशा बदलाव नहीं कर पाता। तो यह असल में आपके शरीर को अवचेतन स्तर पर वो बदलाव करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो हमें और अधिक कुशल मूवमेंट के लिए चाहिए। हम बेहतर स्थिरता के साथ एक्सटेंशन के लिए उस तालमेल को फिर से ट्रेन कर रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप 5 सेकंड होल्ड के साथ 8 रेप्स करें, 7 और बाकी हैं। थोड़ा खोलें, पूरे पैर पर दबाव डालें, ऊपर ग्लूट को सिकोड़ें, 5 सेकंड। बहुत अच्छे, आराम करें, ठीक है, 6 और, बिल्कुल ऐसे ही। अगले स्टेप की ओर। तो ये हमारे 2 तरह के बेसलाइन मूवमेंट्स होंगे। हमें आपके हिप इंटरनल रोटेशन को फिर से चेक करना होगा। तो यहाँ चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या बदलाव आया है। तो हम लगातार टेस्टिंग और रीटेस्टिंग कर रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरी है और कई फिजिकल थेरेपिस्ट या रिहैब प्रोफेशनल्स इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि इससे आपको रियल टाइम में ये चेक करने का मौका मिलता है कि जो इंटरवेंशन आप दे रहे हैं उसका कोई फ़ायदा है भी या नहीं। क्योंकि आज इंटरनेट पर बहुत सारे बेहतरीन एक्सरसाइजेस मौजूद हैं। अगर आप गूगल पर घुटने के दर्द का इलाज ढूंढेंगे तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। ये सब दावा करते हैं कि यही वो सटीक एक्सरसाइजेस हैं जो आपके घुटने का दर्द ठीक करेंगी। लेकिन एक अच्छी एक्सरसाइज और आपके लिए व्यक्तिगत रूप से सही एक्सरसाइज होने के बीच में फ़र्क होता है। क्योंकि अगर मेरे पास 10 लोग हों
और मैं उन्हें बिल्कुल एक जैसा प्रोटोकॉल दूं, भले ही वो बेसिक से शुरू होकर मुश्किल की तरफ बढ़े, तो शायद मैं मदद कर पाऊं, सिर्फ कुछ लोगों की। शायद मैं बाकियों के लिए कुछ न कर पाऊं, दर्द वैसा ही रहे, और मुमकिन है कि मैं कुछ लोगों के घुटने का दर्द और भी बढ़ा दूं। इसलिए मुझे अपने घुटने के दर्द का इलाज व्यक्तिगत बनाना होगा। इसीलिए मेरे घुटने के दर्द का हर वीडियो आमतौर पर इसी से शुरू होता है कि हमने यह टेस्ट किया, हमें यह समस्या मिली और फिर हमने यह एक्सरसाइज की। अक्सर मैं लोगों को यही बताता हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कि जो प्लान आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं वह आपके शरीर के लिए सही है या नहीं। क्या ये पहले इस टेस्ट को आजमाने से शुरू होता है? कुछ ऐसा आजमाएं जो थोड़ा और पर्सनलाइज्ड हो। तो चलिए अब हम सीधे हिप रोटेशन पे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा बेहतर है। एवन जरा यहाँ आओ, लोगों को देखने दो। तो हिप को ढीला छोड़ो। तो पहले निश्चित रूप से सुधार हुआ है। और फिर से अगर आप बहुत ज़्यादा जकड़े हुए होते तो मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी ड्रिल से शुरू करवाता। चूंकि आपकी इंटरनल रोटेशन सीमित थी, अगर ये ज़्यादा होती लेकिन फिर भी आपको यहाँ ऊपर कोई समस्या नहीं होती, तो मैं शायद हिप एयरप्लेन जैसा कुछ चुनता जो उस मोबिलिटी को सुधारने और बेहतर इंटरनल रोटेशन की संभावना खोलने के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेच है। लेकिन क्योंकि पहली बात तो ये है कि आपकी लिमिटेशन बहुत ही कम थी और साथ ही आपकी मोबिलिटी बहुत बढ़िया है, आप बहुत फ्लेक्सिबल इंसान हैं। मुझे पता था कि शायद यह सिर्फ एक छोटी सी रुकावट थी जो उस इंस्टेबिलिटी की समस्या की वजह से पैदा हुई थी जिससे आप जूझ रहे थे। तो हमने साइड प्लैंक क्लैम्पशेल कर लिया है, हमने सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज भी किया है जिसमें बैंड अंदर की तरफ खींच रहा था ताकि हिप एक्सटेंशन के साथ तालमेल पर काम किया जा सके। बस यहीं फिर से सिंगल लेग ब्रिज करें, देखें क्या अब ये कुछ अलग लग रहा है। ये लीजिए, ठीक है। तो अब हमें वेट बेयरिंग करना होगा। तो ये हमारे टेस्ट और रीटेस्ट के तीसरे हिस्से पर आता है जो है इंटीग्रेशन। मुझे आपको वेट बेयरिंग पोजीशन में ट्रीट करना ही होगा अगर मैं चाहता हूं कि ये मूवमेंट्स आपके बाहर के चलने फिरने में वापस अच्छी तरह से इंटीग्रेट हो सकें। तो यहाँ आइए, पहली एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो बैंड के साथ है। फिर से कहूंगा, मुझे बैंड्स इस्तेमाल करना बहुत पसंद है क्योंकि ये आपके शरीर को रिएक्ट करना सिखाने और वो स्टेबिलिटी बनाने का एक तरीका है जिसकी हमें तलाश है, सिर्फ आपके ग्लूट को एक्टिव करने से कहीं ज्यादा। जी हाँ, अब हम करने वाले हैं एक किक स्टैंड स्क्वाट। ठीक है, इसे आप ऐसे करेंगे कि आप बैंड को घुटने के ठीक नीचे लगा लेंगे, थोड़ा सा खिंचाव रखें। इस पोजीशन में पिछला पैर केवल बैलेंस के लिए सपोर्ट की तरह रहेगा, तो आप लगभग पूरी तरह से एक पैर पर शुरुआत करेंगे। अब बैंड फिर से घुटने को अंदर की ओर झुकाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे शरीर को स्वाभाविक रूप से गिरने से बचने के लिए प्रतिक्रिया देनी होगी और बस थोड़ा सा ये करना होगा, बस थोड़ा सा, जिससे मेरे लैटरल हिप स्टेबलाइजर्स पहले से ही सक्रिय हो जाएंगे। यहां से इस मूवमेंट के दो हिस्से हैं, हिंज, रुकें, ठीक वहीं। अगर मैंने इसे सही ढंग से किया है तो मुझे तुरंत महसूस होता है कि मेरा ग्लूट काम करना शुरू कर देता है। अब कई बार जब लोग इसे गलत तरीके से करते हैं तो वे ऐसा करते हैं, वे अपने पिछले पैर पर पीछे की ओर झुक जाते हैं और आप उनकी पिंडलियों का कोण देख सकते हैं। पिंडली का कोण असल में बदल जाएगा। हाँ, तो पिंडलियों का कोण बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बस कूल्हे पीछे और छाती आगे रहेगी। और मैंने आपको नंगे पैर इसलिए रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने पंजों पर दबाव महसूस करें। अक्सर जब लोग वजन उठाकर एक्सरसाइज करते समय हमेशा जूते पहने रहते हैं तो उन्हें वास्तव में यह महसूस नहीं हो पाता कि उनका पैर संतुलित है या नहीं और उनके शरीर का पूरा वजन पूरे पैर पर है या नहीं। तो वे यहाँ होंगे, जो बाहर से देखने में एक अच्छी मूवमेंट लगती है ना? ये पीछे की ओर कोई बड़ा शिफ्ट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ अपने पैरों की उंगलियों को हिला सकता हूँ। अब मुझे अपने ग्लूट्स उतने बाहर की ओर मुड़ते हुए महसूस नहीं हो रहे हैं। जब आप हिप्स पीछे ले जाएं और चेस्ट आगे झुकाएं तो उंगलियों को जमीन पर दबता हुआ महसूस करना चाहिए। वहीं पर मुझे ग्लूट महसूस हो रहा है। 2 सेकंड, फिर एक स्प्रिंग की तरह सीधे नीचे जाते हुए हम बस जितना हो सके उतना गहरा जाएंगे और बस थोड़ा रुकेंगे। अब इसमें आपको जमीन तक बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे आप 3 सेकंड के लिए रुकेंगे। अब अगर आप फिर से बैलेंस में हैं तो मैं उस पैर को उठा सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरा पूरा वजन आगे वाले पैर पर है। अगर पैर ना उठा पाऊँ तो मतलब मैं बहुत पीछे हूँ। मैं ग्लूट में खिंचाव महसूस कर रहा हूँ और अब आपके लिए मुख्य बात यह है, जैसे ही मैं ऊपर आऊँ बैंड पर तनाव बनाए रखें, क्योंकि इससे ये साफ तौर पर पता चलेगा कि मैं एक्सटेंशन फेज के पूरे दौरान अपनी लैटरल चेन स्टेबिलिटी को पूरी तरह बनाए रख सकता हूँ। आपके लिए यही सबसे अहम है। ठीक है, पहले इसे बाईं ओर करें, देखते हैं कि सामान्य कैसा महसूस होता है।
तो बैंड घुटने के ठीक नीचे, थोड़ा सा तनाव, ठीक है, पंजों के बल, ठीक है, पैर संतुलित रहेंगे, हल्का सा आर्च बनाएं, कूल्हे को बाहर की ओर खोलें, ठीक है, हिंज करें, कूल्हों को पीछे ले जाएं, छाती को आगे झुकाएं, रुकिए। क्या अभी आप अपने पंजों पर दबाव महसूस कर रहे हैं? नहीं नहीं। थोड़ा और आगे की तरफ झुकें। क्या अब आपको महसूस हो रहा है? बाएं कूल्हे में खिंचाव है? नहीं वाकई। ठीक है, वापस ऊपर आओ। मूवमेंट शुरू करने से पहले अभी तुम पहले से ही थोड़े पीछे की तरफ, उंगलियां महसूस होने तक झुकें, ठीक है। अब इसी पोजीशन में रहें, अब झुकें, छाती को आगे झुकाएं, कूल्हों को पीछे धकेलें, रुकें। क्या यह कुछ अलग है? अभी भी हैमस्ट्रिंग ही लग रही है। ठीक है, घुटना थोड़ा और मोड़ सकते हैं, चेस्ट, ठीक है, बढ़िया, या फिर आगे की तरफ। हाँ, क्या ये अलग है? हाँ एकदम नीचे लग रहा, हाँ। मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ, हाँ। अब आप एक अच्छी संतुलित स्थिति में हैं, ठीक है। जैसे पैर से एक स्प्रिंग नीचे जा रही हो, छाती वैसी ही रहेगी, बस इतना ही करते रहें, ज्यादा गहरा जाने की जरूरत नहीं, रुकें, ठीक है, कूल्हा खुला रखें, महसूस करें कि ग्लूट थोड़ा काम कर रहा है, 2-3 सेकंड, फिर सीधे ऊपर आएं, बहुत बढ़िया। मैं अभी इस बाईं तरफ ऐसे बस 3 से 4 बार चाहता हूँ, दिमाग को सिखाएं क्या महसूस करना है। हाँ, पर्याप्त, आगे झुकें, बहुत अच्छे, झुकें, छाती नीचे करें, रुकें, ठीक है। क्या आप ग्लूट महसूस कर रहे हैं? बढ़िया, झुकें, अच्छे, अब रुकें, बैलेंस चेक करें, अपना बायां या दायां पैर उठाएं, बढ़िया, बहुत अच्छे, सही। अब वापस आएं, कैसा लग रहा है? ये एथलेटिक या पोजीशन है ना? मुझे आपसे पूरी तरह से पिस्टल स्क्वाट करवाने की जरूरत नहीं है, ये आपके खेल का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप यहां तक नीचे आ सकते हैं तो ये बास्केटबॉल की एक एथलेटिक पोजीशन है। बहुत अच्छा, टेम्पो में ये ठहराव बहुत जरूरी है। हम यहाँ सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा, स्ट्रेंथ का मतलब है फोर्स और पावर पैदा करने की आपकी क्षमता। स्टेबिलिटी का मतलब है जरूरत से ज्यादा या अनचाही मूवमेंट को रोकना या किसी जॉइंट कॉम्प्लेक्स और अपने शरीर को कंट्रोल करने की आपकी क्षमता। तो जब मैं ये करता हूं और आपको कुछ पोजीशंस में रुकने के लिए कहता हूं, तो मैं आपके कंट्रोल को बेहतर बना रहा हूं या उसकी कमियों को सामने ला रहा हूं ताकि आप उन पोजीशंस पर पकड़ डीडीएच बना सकें। तो हमें स्पीड और लॉर्ड को और अधिक बढ़ाने से पहले उन खास पोजीशंस पर अपनी पूरी पकड़ बनाने के बारे में और भी अच्छी तरह से सोचना होगा, ठीक है। ठीक ठीक। एक और फिर दूसरी ओर मुड़ेंगे। अगर आप अपने एथलेटिक शरीर को 3 अलग अलग स्तरों में देखना चाहते हैं, तो उस पिरामिड का सबसे निचला स्तर आपकी मूवमेंट क्वालिटी है। ये मोबिलिटी, स्टेबिलिटी और कंट्रोल पर आधारित है। इसके ऊपर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस जैसी चीजें आती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। और सबसे ऊपर उस तीसरी सीढ़ी पर आता है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल। एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी के तौर पर हम क्या करते हैं? हम स्किल्स कैंप करते हैं, है ना? लेकिन हम अपनी मूवमेंट क्वालिटी पर उतना ध्यान नहीं देते। और ये जानने के लिए इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की जरूरत नहीं है कि अगर वह पिरामिड उल्टा बना है तो तूफान आने पर वह गिर सकता है। इसलिए हमें क्वालिटी मूवमेंट को बनाना होगा। एक बास्केटबॉल खिलाड़ी और एक बॉक्सर को देखें, दोनों या के खुद को संभालने और चलने फिरने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब आप अलग अलग तरह की मूवमेंट्स की चुनौती लेते हैं तो आपकी हरकतें और उनके तरीके काफी बेहतर होने लगते हैं। मेरा मतलब है, जरा सोचिए कि दुनिया के सबसे अच्छे एथलीट कौन है? बो जैक्सन। उन्होंने कई खेल खेले, बिल्कुल। चलिए अब दूसरे पैर पर भी यही करते हैं। हाँ, इसीलिए बचपन में ही किसी एक खेल में माहिर होना बिल्कुल सही नहीं है। और पीछे की उंगलियां, ठीक है। पहला कदम पक्का करें कि आप एक पैर पर हैं, ठीक है। झुकें, कूल्हों को पीछे ले जाएं और छाती को आगे की ओर झुकाएं, ठीक है। अगर ग्लूट्स महसूस ना हो तो सही पोजीशन मिलने तक थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करें। मुझे कूल्हों में खिंचाव तो महसूस हुआ, लेकिन झुकते समय मुझे बिल्कुल पक्का लगा कि यह वास्तव में किसी तरह का दर्द नहीं था। ये बस एक हल्का सा ऐसा था जैसे जैसे मैं उस दर्द वाली जगह से गुजरा और फिर उसके Okay. ऊपर कोई दर्द नहीं था।
और उसके नीचे कोई दर्द नहीं है, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं उस दर्द वाली जगह से होकर गुजरा। वैसे ये उतना बुरा नहीं था। कोई बात नहीं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप लक्षण महसूस करते हैं तो ये अच्छा है, क्योंकि इससे हम आपकी चोट की खासियत समझ पाते हैं। तो अगली बार ये कोशिश करें, जब आप यहाँ हों तो शुरू करने के लिए घुटनों को थोड़ा और मोड़ें, ठीक है? इसे थोड़ा पीछे झुकाएं ताकि आप सही पोजीशन में आ सकें। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अब देखा मैंने कैसे किया? अंगूठा नीचे ही रखें। क्या महसूस हो रहा है कि इससे हिप थोड़ा टाइट हो जी जाता है? हाँ। ठीक है। हम्म। देखिए, क्या इससे कुछ बदलता है? रुकिए, क्या ये अलग है? हाँ, वह वैसा नहीं था, मुझे उतना महसूस ही नहीं हो पाया। यही चाहता हूँ। बढ़िया। ठीक, अब स्क्वाट शुरू करो। ठीक, फिर से, ज़्यादा गहरा नहीं। रुकिए, अब यहीं पर हम इसे 5 सेकंड रोकेंगे। आपको कूल्हों में थोड़ी कंपन महसूस होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। ऊपर आते समय खिंचाव बनाए रखें, तनाव बना रहे। क्या ये ठीक है? बढ़िया। तो हम सीख रहे हैं। हर एक एक्सरसाइज आपकी व्यक्तिगत स्थिति को समझने का एक मौका है कि चोट यहाँ क्यों है और ये कैसे दिखती है। हर कोई अलग हो सकता है। कुछ लोगों को अभ्यास करते समय महसूस हो सकता है, लेकिन हम लक्षणों पर ध्यान देते हैं, भले ही तेज दर्द ना हो। कोई भी लक्षण एक संकेत है। ये उस पहेली का एक हिस्सा है जिसे हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम इसे 1 या 2 सरल संकेतों से तुरंत बदल सकें, तो हम सीख रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आपके शरीर को क्या चाहिए। क्योंकि अगर आप बस थोड़ा और गहरा जा सकें, तो हमने वही किया, है ना? हमने बस शुरुआत की, है ना? कूल्हे थोड़े और सक्रिय हुए, लेटरल चेन भी। अब शुरू करें। और क्या ये अलग है? जी, इस बार नहीं लगा। ये अच्छी बात है। हर एक एक्सरसाइज करते समय इस जानकारी का इस्तेमाल करें और सीधे उसी पोजीशन में आने की कोशिश करें। बहुत अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, खुद को सही से चेक किया। चलो करीब 5 और करते हैं। मैं गिनती भूल गया। सॉरी, 2 और। वाकई बहुत ही शानदार काम। आपका कंट्रोल सच में काफ़ी अच्छा है। बस इसी तरह से उसी पोजीशन में ही रुके रहिए। अब ये बिल्कुल आखिरी वाला ही बचा है। शाबाश, कैसा महसूस हो रहा है? ये काफ़ी अच्छा है वाक़ई में। मुझे वो चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है जो मैं रोज़ाना नहीं करता हूँ। तो मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ अलग चीज़ों पे काम हो रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन इन ख़ास एक्सरसाइज़ के साथ नहीं। मैं इसे लंजेस पे करता हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, जब मैं एक्सरसाइज को चुनता हूं तो मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि ये चीज़ें अचानक से कोई जादुई एक्सरसाइज नहीं बन जाती हैं। ऐसा शायद ही कभी होता है जो पहले किसी ने ना देखा हो। लेकिन ये कुछ खास एक्सरसाइज होती हैं जिन्हें व्यक्ति की जांच के आधार पर चुना जाता है, पर इन्हें बहुत ही सटीक तकनीक और सही इरादे के साथ पूरा किया जाता है। क्योंकि उदाहरण के लिए मैं पीठ दर्द वाले बहुत से लोगों को मैकगिल बिग 3 कोर स्टेबिलिटी रूटीन देता हूं। दुनिया भर से लोग यहाँ हर दिन आते हैं, पर मुझे शायद ही कोई ऐसा मिला है जो इन्हें बिल्कुल वैसे कर रहा हो जैसे मैं चाहता हूँ। तो फिर से, ये एक्सरसाइज अच्छी है, लेकिन अगर सही इरादे से न की जाए तो लोगों को वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं जो वे चाहते हैं।
तो हम किसी एक्सरसाइज को किस तरह से करते हैं ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। तो जाहिर है कि 60 सेकंड की इंस्टाग्राम रील में ये सब समझाना मुश्किल है, इसलिए अच्छा है कि हम इसे यहाँ विस्तार से समझा पा रहे हैं, मगर यही छोटी बारीकियां मायने रखती हैं। हाँ, बिल्कुल। अगला, अब मैं एक बॉक्स से छोटा सिंगल लेग स्क्वाट ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है? और हम शायद सुपरसेट भी करेंगे और बारी बारी से इसे दोहराएंगे। अब जो एक्सरसाइज आपने की थी और जो हमारे लिए एक प्रोवोकेशन टेस्ट जैसा ही रहा था, वो थी घुटने को पंजों के ऊपर आगे की ओर ले जाना। अब मैं अपने घुटने के दर्द वाले ज़्यादातर मरीजों के लिए इसे एक असल कसरत के रूप में इस्तेमाल क्यों नहीं करता, इसके दो कारण हैं। पहला, जैसा आपने महसूस किया, इसने घुटने के जोड़ पर बहुत दबाव डाला। हाँ, ठीक है। घुटने के दर्द वाले कई लोगों के लिए यह स्थिति और बिगाड़ देगा। जी हाँ, क्योंकि आप इस पूरी की पूरी गति के टॉर्क को ले रहे हैं और इसे केवल एक ही जोड़ के ऊपर ही डाल रहे होते हैं। इसमें कूल्हे पर इतना दबाव नहीं पड़ता क्योंकि हमारा घुटना पंजों से काफ़ी आगे है। तो अगर मैं एक छोटे बॉक्स से शुरू करके ऊपर भी बढ़ूँ तो भी ये सिर्फ एक ही जोड़ पर ध्यान केंद्रित करता है। और हमारी कहानी की शुरुआत से हम यही कहते आ रहे हैं कि अक्सर घुटने का दर्द सिर्फ एक लक्षण है, समस्या की असली जड़ नहीं। अक्सर ये कहीं और होती है। इसलिए मैं अपना ध्यान सिर्फ घुटने के जोड़ पर नहीं देना चाहता। दूसरी बात यह है कि कई बार जब लोग समझाते हैं कि वे यह एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज के लिए मेरे पास एक ठोस वजह होनी चाहिए कि हम इसे क्यों कर रहे हैं। अक्सर वे कहेंगे, मैं अपनी क्वाड्स मजबूत करना चाहता हूं, या मुझे आपकी वीएमओ मजबूत करनी है। फिर से, जैसा कि मैंने पहले कहा है, ताकत वो मुख्य कारण नहीं है जिसकी वजह से किसी को दर्द होता है। 1000 पाउंड स्क्वाट करने वालों को भी मैंने घुटनों के दर्द से जूझते देखा है। उनका वीएमओ बहुत मजबूत है। हाँ, तो आपके लिए शुद्ध ताकत के अलावा कुछ और भी होना चाहिए। हमें पता है कि ये हिप पर है, तो मैं इसे ऐसे बदलूंगा कि ये हिप से नीचे की ओर हो। तो हम वही तकनीक अपनाएंगे जो हमने किकर स्टैंड स्क्वाट के साथ इस्तेमाल की थी। इसे हम टच डाउन कहेंगे। तो देखिए, इसे आपके लिए कैसे करना है। आप सीधे खैडी डीडीएच हो जाइए। हम हिंज करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह कूल्हों को पीछे धकेलें और छाती को आगे की ओर झुकाएं। यहीं पर बैलेंस सही होने पर ग्लूट्स महसूस होंगे। अगर एडी पर ज़्यादा पीछे हैं और उंगलियां हिल रही हैं तो ग्लूट्स महसूस नहीं होंगे। तो हिंज के साथ बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे ही सोचें जैसे आप आरडीएल कर रहे हो, है ना? ठीक है, बस वहीं मुझे महसूस हो रहा है। अब आप इस पोजीशन में 3 सेकंड के लिए रुकेंगे। फिर हम सीधे नीचे की ओर स्क्वाट करेंगे। अपने बाएं पैर की बिल्कुल चिंता न करें, वो बस वहीं रहेगा। अब कुछ लोगों के लिए मैं शुरुआत ऐसे कराता हूँ कि वे तब तक नीचे जाएं जब तक वो पैर हल्का सा टच ना हो जाए। जैसे अंडे को छू रहे हो तो उसे तोड़ना नहीं है, और फिर वे वापस ऊपर आ जाते हैं। आपके लिए मैं वास्तव में चाहता हूँ कि आप गहरी स्थिति में रुकें, क्योंकि मैं ये पक्का करना चाहता हूँ कि आप उस मध्यम गहराई वाले स्क्वाट पर पूरा नियंत्रण रखें और हम उन ग्लूट्स का उपयोग करें ताकि हम सही अलाइनमेंट के साथ वापस ऊपर आ सकें। ये ऐसा दिखेगा। हिंज, आप अपने हिप को पीछे कराटे चॉप कर सकते हैं। ये एक संकेत है जो कुछ लोगों के लिए काम करता है। बायां पैर बाहर की तरफ लटका है। 1 2 3, बिल्कुल सीधे नीचे की ओर। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छूऊंगा। ठीक यहीं पर। अब रुकिए। 1 2 3, एकदम बेहतरीन संतुलन। कंट्रोल के साथ वापस ऊपर। एक रैप हुआ। पहले बाईं ओर से करें ताकि अंदाजा हो जाए कैसे करना है, ठीक है? हिंज करें, कूल्हे पीछे, छाती आगे झुकाएं। रुकें। ठीक है, क्या ग्लूट महसूस हो रहा है? ठीक है, सीधे नीचे। हाँ, ठीक है। रुकें, ज़मीन को न छुएं, बस थोड़ा सा नीचे तक स्क्वाट करें। बहुत बढ़िया, यहीं रुकें। 2 और 3, अब वापस ऊपर आएं। ठीक है, मेरे लिए इस तरफ 4 बार करें। ठीक है, असल में वापस ऊपर की ओर आ जाएं। हाँ, थोड़ा कम स्क्वाट, कम हिंज ज़्यादा करें। छाती को आगे झुकाएं। सोचें आप आरडीएल कर रहे हैं। हाथ नीचे रखें जैसे वजन पकड़ा हो। मदद मिलेगी। सही। रुकें। अलग महसूस हुआ? ये लीजिए, अब नीचे जाइए। बहुत बढ़िया। तो हम अभी भी स्क्वाट्स कर रहे हैं। घुटने आखिर में आगे की तरफ तो आ ही रहे हैं, पर हमारा ध्यान अभी भी इन घुटनों पर नहीं है। हमारा ध्यान कूल्हों पर है। तो हम घुटनों को पंजों से आगे जाने से नहीं रोकते, बल्कि हम ये पक्का कर रहे हैं कि घुटने सिर्फ इसलिए आगे बढ़ें क्योंकि हम और गहराई में जा रहे हैं। ये सही है। तो पहले हिंज, पॉज, 2 3 सेकंड, फिर सीधे नीचे पॉज। बस बैलेंस बनाए रखने पर ध्यान दें। शरीर का वजन पूरे पैर पर फैला हो। फिर आप वहीं जाएंगे जहां आगे जाने की जरूरत है, लेकिन आप अपने पैर का आर्च सही बनाए रख रहे हैं।
हाँ, ये मुझे पूरा ग्लूट में महसूस हो रहा है, मैं यही चाहता हूँ। हाँ, लगता है कि मेरी काफ मसल्स भी एक्टिव हो रही हैं। बैलेंस थोड़ा बिगड़ाने पर काफ Yeah. मसल्स एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि शरीर आपको सीधा रखने के लिए अलग अलग मांसपेशियों का इस्तेमाल शुरू कर देता है। तो बहुत से लोग, खासकर जब वे इसे पहली बार करते हैं, उन्हें अपनी काफ मसल्स में काफ़ी खिंचाव महसूस होगा। कभी कभी उनके पैरों में ऐंठन महसूस होगी, क्योंकि वे बहुत थक जाते हैं, क्योंकि खुद को गिरने से बचाने के लिए छोटी स्टेबलाइजिंग मांसपेशियां पूरी ताकत लगा रही होती हैं। एंटन। बस एक और करें, फिर दूसरी तरफ स्विच करेंगे। बढ़िया, ठीक है। ग्लूट्स जल रहे हैं। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, ग्लूट्स, काफ भी, सब कुछ। तो ये 5 रेप्स हुए। हाँ, लगभग। ज़्यादातर मैं लोगों को 10 के 2 सेट्स से शुरू करवाता हूँ, और फिर धीरे धीरे हम ऊंचाई बढ़ाने से पहले इसकी वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। तो अब मैं आपसे आपके दाईं ओर के 10 रेप्स करवाऊंगा। ठीक है। अंत में हम उस स्तर पर होंगे जहां आप ऐसे करीब 20 आराम से कर सकेंगे। फिर ऊंचाई बढ़ाते हैं। अब फिर दोनों 3 सेकंड पॉज के साथ, ठीक है। अब फिर से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बास्केटबॉल का पूरा खेल खेलें। हाँ, सही है ना? ये करने के लिए आपके स्टेबिलाइजर्स में एंड्योरेंस होना चाहिए। सिर्फ ताकत और स्टेबिलिटी के इस एंड्योरेंस वाले हिस्से में फर्क होता है। धीरे धीरे मैं इसकी ऊंचाई बढ़ाता हूं। अब मैं आपको पिस्टल स्क्वाट करने वाला कोई क्रॉसफिटर नहीं बनाना चाहता। आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए 12 इंच या शायद 18 इंच का बॉक्स भी काफ़ी ही साबित होगा। अंत में बेंच की ऊंचाई तक, लेकिन ज़्यादातर समय बस 6 से 8 या फिर 10 इंच की ऊंचाई से इसे कर पाना ही काफ़ी होता है। ठीक है। हाँ, कल्पना करो बार वहाँ है। बढ़िया, रुको। घुटने पर वो हिंज कैसा लगा? अच्छा था? बढ़िया। 2-3 सेकंड। अच्छा, रुको, कंट्रोल करो। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात है। महसूस करें शरीर का संतुलन बिगड़ डाल रहा है। ग्लूट्स एंगेज करें, फिर ऊपर उठें। कैसा लगा? बढ़िया। ये लो, ऐसे ही पता चलता है। अगर आपको कोई लक्षण दिखें तो कोई बात नहीं, लक्षण होने पर हमें घबराना नहीं है, हम इसे समझते हैं। शायद कुछ ऐसा है जो पैर के जरिए संतुलित नहीं हो पा रहा और हिप के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। हम इसका इस्तेमाल वैसे ही करते हैं जैसे पहले किया था, ताकि अपनी तकनीक तुरंत बदल सकें। तो असल में मैं उन एक्सरसाइज का इंतज़ार करता हूँ जहाँ कभी कभी थोड़े लक्षण दिखें, क्योंकि इससे हमें एक संकेत मिलता है जिससे हम सीख सकते हैं और अपनी तकनीक को तुरंत बदल सकते हैं। ये देखने के लिए कि क्या हम बदलाव कर सकते हैं। अगर कर पाए तो हमें चोट लगने के कारण और क्या ज़रूरी है, इसकी और भी बेहतर समझ मिल जाएगी। अब वो रास्ता साफ है कि हमें लंबे समय में क्या करना है, ताकि बेहतर तकनीक के साथ क्षमता बढ़ाई जा सके और वहाँ कम दबाव पड़ रही है। ठीक है, तो 10 रेप्स। अभी बैलेंस बहुत ख़राब है। कोई बात नहीं, हम इसी पर काम कर रहे हैं। तुम्हें जल्दी ऊंचे बॉक्स पर खड़ा किया तो मुश्किल होगा, है ना? इसलिए मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में रखना चाहता हूं जहां तुम्हारे शरीर को सीखने, ढलने और बदलने के लिए मेहनत करनी पड़े। क्योंकि अगर मैं कसरत बहुत मुश्किल बना दूं तो आप हर बार गिरते रहेंगे। अब अगर आप यहाँ होते और दर्द या मुश्किल संतुलन की वजह से यह नहीं कर पाते, तो शायद मैं आपको रैक के पास खड़ी डीडीचा करता, जहां आप संतुलन के लिए उसे पकड़ डीडीएच पाते। या शायद मैं सिर्फ यही एक्सरसाइज करवाता, क्योंकि ये बैलेंस के लिए किक स्टैंड जैसा सहारा देती है। तो फिर से, हम कभी भी किसी एक एक्सरसाइज से बंधे नहीं रहना चाहते, बल्कि हम एक्सरसाइज के चुनाव को अपने टूल बॉक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि हमारी टेस्टिंग के साथ विज्ञान क्या कहता है।
फिर यह उन एक्सरसाइजेस को लागू करने की कला है जो उन असेसमेंट्स को पूरा करेंगी, और साथ ही यह भी कि व्यक्ति उस पर कैसे रिएक्ट करता है। और अगर कोई एक्सरसाइज अभी भी बहुत दर्दनाक है या बहुत कठिन है, तो हमें चीज़ों को बदलने और एक अलग तरह का प्रोटोकॉल आजमाने के काबिल होना चाहिए। लेकिन ये सब अभी भी पूरी तरह उसी पर आधारित है जो असेसमेंट दिखाता है। सही। भले ही even इसमें though this ग्लूट्स is ज्यादा लग रहे हैं, not streaming right now. फिर भी क्वाड्स पर कड़ी मेहनत हो रही है ना? घुटने को एक्सटेंड करने का और कोई तरीका नहीं है। Yeah. क्या नंबर? मुझे नहीं पता, शायद मैं झूठ बोल रहा था। मेरा सारा ध्यान बस जो कुछ भी हो रहा है उस पर है। लगता है कहना चाहता हूँ ये आर्ट जैसा है। ठीक है, दो सटीक रेप्स। बहुत ही बढ़िया काम किया गया है, ठीक है। ओह हाँ, हाँ सच में मैंने हिप थ्रस्ट के अलावा कभी भी ग्लूट्स में इतना खिंचाव महसूस नहीं किया। मतलब ये तो कुछ अलग ही है। सही है। हाँ ये बढ़िया है, ये पक्का बढ़िया है। ठीक है, तो ये उस तरह के एक्सरसाइज सिलेक्शन है जो मैं करना चाहता हूँ। आखिरी चीज जो मैं पहले दिन करना चाहता हूँ वो है आप पर बहुत ज्यादा बोझ डालना। 15 अलग अलग एक्सरसाइजेस के साथ, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आपका शरीर उन पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। तो आइडिया ये है कि जब भी कोई सेंट लुइस के बाहर से यहाँ आता है तो मुझे उनके साथ सिर्फ 1 या 2 दिन ही मिलते हैं। तो आइडिया ये है कि सबसे पहले मूवमेंट डायग्नोसिस तय किया जाए, है ना? मेडिकल डायग्नोसिस नहीं बल्कि मूवमेंट डायग्नोसिस, क्योंकि वही हमें बताता है कि आगे क्या करना है। तो डायग्नोस्टिक नज़रिए से असल में ज़रा यहाँ आइए, मैं आपको हमारे पर दिखाना चाहता हूँ इस स्केलेटन पर। असल में हम इसे यहाँ ले आते हैं। ये टॉमी है, मार्टिन लीसिस का दिया हुआ निकनेम, अगर सभी को उसके साथ वाले हमारे पुराने वीडियो याद हों तो। और हमारे बास्केटबॉल प्लेयर्स के लिए हमारे पास ये ओल्ड स्कूल पिस्टन्स हैट है जो मेरे पहले बास्केटबॉल गेम की है जब मैं 92 में गया था। तो जब ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें एक मेडिकल डायग्नोसिस मिलता है, यही उनकी स्पेशलिटी है। आपने एमआरआई और एक्सरे करवाए हैं, तो जब डॉक्टरों ने आपके एमआरआई देखे थे तब उन्होंने आपसे क्या कहा था? उन्होंने कहा कि आपके कार्टिलेज में थोड़ा घिसने के निशान हैं, लेकिन एथलीटों में ये सामान्य बात है। और एक डॉक्टर ने कहा कि आपका पटेला थोड़ा साइड में खिसक रहा है, लेकिन जब उन्होंने मुझे यह बताया तो मैंने कहा कि मैं एक्सरे में अपने दोनों घुटनों पर इसे देख सकता हूँ। अगर सच में ऐसा होता तो दोनों घुटनों में होता, तो ऐसा नहीं है। पर मैंने यही दो बातें सुनी हैं। हाँ, मेडिकल इमेजिंग का अपना एक समय और स्थान होता है। मैं किसी की मेडिकल इमेजिंग तब तक नहीं देखूंगा अगर ज़रूरत पड़ी भी, जब तक कि मैं अपना इवैल्यूएशन पूरा ना कर लूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक स्टैटिक इमेज मुझे इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं दे पाती है कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वह कोई नया जख्म है या फिर कोई पुराना सा निशान, या फिर बस एक एथलीट होने और ज़िंदगी जीने का हिस्सा है। हाँ, अब आप 15 साल के नहीं रहे, आपकी एमआरआई एकदम साफ नहीं दिखने वाली। इसलिए मुझे आपकी चोट को मूवमेंट के नज़रिए से समझना होगा, और एक फिजिकल थेरेपिस्ट को यही करना चाहिए। अब फिर से आपको इस हिस्से के आसपास दर्द था। यह इस बात से प्रभावित होता है कि कूल्हे और पैर टखने के जटिल हिस्से में क्या होता है, जो फिर घुटने के जोड़ पर लगने वाले रोटेशनल, शियर और कंप्रेसिव फोर्स को निर्धारित करते हैं। हमें आपके लिए यह मिला है। हमें हिप एक्सटेंशन कोऑर्डिनेशन और इसके साथ ही साथ लेटरल चेन स्टेबिलिटी में साफ तौर पर एक समस्या देखने को मिल रही थी। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक्सटेंशन से ऊपर की तरफ आते हैं और अगर ग्लूट्स, पेल्विस और फीमर के रोटेशन को कंट्रोल करने का अपना काम पूरी तरह से ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे, तो आपको नीचे एक इनएफिशिएंट रोटेशन मिलता है। इससे घुटने पर बस अलग तरह का दबाव पड़ेगा, और समय के साथ, जैसा कि मैंने कहा,
आपके शरीर के हर ऊतक का एक निश्चित सहन शक्ति स्तर होता है। अगर आप उससे आगे बढ़ते हैं और लंबे समय तक ऐसा करते हैं, तो आप उस सीमा को पार कर जाएंगे और फिर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, आप खाई में गिर जाएंगे। तब ऊतक संवेदनशील हो जाते हैं और दर्द होने लगता है। तो पहला कदम आमतौर पर डीलोडिंग होता है, क्योंकि हम उस मूवमेंट ट्रिगर पर और ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहते। जो तुम्हारे लिए बास्केटबॉल से थोड़ा ब्रेक लेना है, लेकिन फिर हमें यह समझना होगा कि आखिर वहाँ वो फोर्सेस आ ही क्यों रही हैं। और ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम आज यहाँ नहीं होते। आपने काफ़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है, आपने कई अलग अलग तरह की एक्सरसाइज भी की है। तो हमें देखना होगा कि मूवमेंट में वो कमी कहाँ से आ रही है, जिसकी वजह से सिर्फ दाहिने घुटने में दर्द है, दोनों में नहीं। फिर से, शुद्ध टेंडिनोपैथी पूरी तरह लोड पर निर्भर है। ये सिर्फ कूदते वक्त होगा, और कूद रहे होंगे, ना कि तब जब आप आराम कर रहे हो या बस ऐसे ही थोड़ा सा स्क्वाट कर रहे हो। और ये निश्चित रूप से यहाँ इस लेटरल एरिया में नहीं होने वाला है, ये उन पोल्स पर और ज़्यादा केंद्रित होगा, या फिर कुछ लोगों के लिए जिन्हें प्योर क्वाड टेंडिनोपैथी है, ठीक ऊपर की तरफ। बिल्कुल सही बात है। और जो हस्तक्षेप हम कर रहे हैं, उससे ये इतनी जल्दी बदलेगा भी नहीं। सही है। तो ये एक तरह से हमारी मैकेनिकल समझ है कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। हम एक बार फिर बस से गुजरेंगे, जल्दी से उन 3 इंटरवेंशन को करेंगे। साइड प्लैंक क्लैम्पशेल नहीं, बल्कि हम सिंगल लेग ब्रिज करेंगे बस कुछ रेप्स, फिर से किक स्टैंड स्क्वाट के कुछ रेप्स और इसके कुछ और रेप्स। हम रेपिटेशंस कम करेंगे, तो हम एक डिसेंडिंग रेप स्कीम पिरामिड जैसा करेंगे। और फिर मैं आखिर में बस फिर से टेस्ट करना चाहता हूँ, वही स्टेप अप दोबारा करके। हाँ, और बस देखते हैं कि क्या इन सब के बाद ये अलग महसूस होता है। ठीक है? ठीक है, तो चलिए सिंगल लेग ब्रिज करते हैं। बस आपका दायां हिप, पिछली बार हमने 8 किए थे, मैं चाहता हूं कि आप बस 4 रेप्स करें। ठीक है? क्या यहाँ तनाव सही है? ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो टेंशन इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपको महसूस हो कि आपको खुद को खींचने से बचाने के लिए थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे, तो कूल्हे उठाते ही आप टिक भी नहीं पाएंगे। लेकिन फिर से ऊपर आते वक्त ग्लूट्स महसूस होने चाहिए, और यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं। बढ़िया, 5 सेकंड तक रुकें। तो हम आपके शरीर के हिप्स को फैलाने और लैटरल चेन में स्थिरता लाने के तरीके को फिर से प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया काम। ठीक है, अब आप वापस बाहर आ जाइए। हम सीधे किकर स्टैंड स्क्वाट की ओर आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको ये कुछ ऐसी चीज़ें इसीलिए भी बताना चाहता हूँ जिनमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बास्केटबॉल खेलने से पहले इन्हें करें। ठीक है, ध्यान रखें कि वजन आगे वाले पैर पर रहे। ठीक है, झुकें। जब ग्लूट महसूस हो तब रुकें। स्क्वाट करें। अच्छे। रुकें। बहुत बढ़िया। बैलेंस चेक सही। कैसा था? सही था। अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसा कि मैंने कहा था, बस 4 रेप्स। ये समस्याएं काफ़ी समय से चल रही हैं, आपके लिए तो पूरा 1 साल हो गया है। ये एक दिन में 100% ठीक नहीं होगा, लेकिन सही इवैल्यूएशन के साथ इसे सुलझाने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो जाना चाहिए। ये छोटे बदलाव करना, खासकर जब आप यहाँ से बाहर हों, जैसे अब से 1 हफ्ते बाद जब आप ये कर रहे हों और आपको लगे कि ओह, मुझे बस थोड़ा-सा महसूस हो रहा है। अब आप जानते हैं इसे एडजस्ट कैसे करना है और एक्सरसाइज की पोजीशनिंग कैसे बनानी है, जिससे दर्द दूर कर सकें।
बेहतरीन। क्या ये आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है? ये तो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छी गिनती की। अब जो लोग इसे देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि हम नंगे पैर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपने पैरों की स्थिरता को महसूस करने की ज़रूरत है। अगर आप इन्हें बहुत गद्देदार जूतों में कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैर किस स्थिति में है, क्योंकि वो कुशन ठीक वैसे ही है जैसे हाथ में दस्ताने पहनकर फ़ोन पर टाइप करने की कोशिश करना आपके दिमाग की स्थिति को महसूस करने की क्षमता को रोक देगा। इसलिए इस तरह के सुधारात्मक व्यायाम करते समय हमेशा अपने जूते उतारना, नंगे पैर रहना या मोजे पहनना बहुत ज़रूरी है। बढ़िया। आपको कैसा लग रहा है? यह अच्छा है? ये अच्छा है। हाँ, ये जैसे कि ये काफ़ी बढ़िया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही ये बॉडी वेट एक्सरसाइज़ हैं, पर मुझे ये महसूस हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही हैं। तो एक ज़रूरी बात ये भी है, जैसे-जैसे हम अगले कुछ हफ्तों में आगे बढ़ेंगे, मैं आपके लिए ये पूरा प्लान लिख कर दूँगा कि आखिरकार हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी, ठीक है? तो इनमें से कुछ एक्सरसाइज़ेज़ लोडेड भी होंगी। तो हमारे पास कुछ प्राइमर एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो मसल्स को बेहतर तरीके से एक्टिवेट करने के लिए हैं। तो एक प्रोसेस है जिसे PAPE कहते हैं, यानी पोस्ट एक्टिवेशन परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। और ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा फिनोमेना है जिससे जब आप किसी मसल को एक्सरसाइज से पहले थोड़ा थका देते हैं, जैसे कि ये सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज होता है, जब मैं इसे पहले से थोड़ा थका देता हूँ और फिर किसी बर्थडे मूवमेंट को करता हूँ, चाहे वो स्क्वाट हो या बास्केटबॉल खेलना, तो ये उस मूवमेंट में और भी बेहतर तरीके से शामिल हो पाएगा। ये बेहतर तरीके से काम करेगा क्योंकि मैंने इसे पहले ही थका दिया है। इतना नहीं कि ये काम ही ना कर पाए, बल्कि परफॉर्मेंस के दौरान इसके एक्टिव होने की क्षमता और भी बेरेच जाएगी। तो यही एक मुख्य कारण है कि ग्लूट को सही से एक्टिव करने से बाद में मूवमेंट बेहतर हो जाती है। ठीक है, अब चलिए हमारे फाइनल टेस्ट पर वापस आते हैं। बस वही नी ओवर टो ड्रिल फिर से करें जो हमने पहले की थी। फिर से हम काम की जांच कर रहे हैं। दर्द है तो कोई बात नहीं, हम हमेशा काम की जांच कर रहे हैं, पर क्या यह पहले से कुछ अलग महसूस हो रहा है? हाँ, रुको, मुझे देखने दो। ये वाक़ई पहले से बेहतर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अब वो बात नहीं है। मुझे तो पिछली बार की तरह इसमें से कुछ महसूस भी नहीं हुआ। तो हाँ, एक और आजमाओ। हाँ, बिल्कुल सही बात कही। सही है, 100%। बढ़िया है। तो हम फिर से काम की टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हम यहाँ वापस आए, ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें फ़र्क नहीं है, हमसे कुछ छूट गया है और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब बस ये है कि हमें अभी और जाँच-परख करनी है। लेकिन मैंने घुटने के दर्द की अनगिनत जाँचें की हैं। तो आपके शरीर को किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, इसका अंदाज़ा मुझे पहले से ही था। लेकिन हमारा एक खास सीक्वेंस है जिसे हम फ़ॉलो करते हैं, है ना? जैसे कि OAT ऑब्ज़र्व, असेस, टेस्ट और रीटेस्ट। फिर जब हमें समस्याएं मिल जाती हैं तो हम मोबिलिटी, स्टेबिलिटी और इंटीग्रेशन पर काम करते हैं। और अगर हमने उस रास्ते को फॉलो किया है लेकिन टेस्टिंग के आधार पर उन एक्सरसाइजेस में बदलाव की गुंजाइश रखी है, तो हम और भी कुशलता से यह पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर को क्या चाहिए। और मुझे लगता है कि यही बात बहुत से लोगों की मदद कर सकती है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी मौजूद है। कई लोग अपने खास प्रोटोकॉल से घुटने का दर्द ठीक करने का दावा कर सकते हैं, और फिर से अगर आपको उससे राहत मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं आता और ये शायद और भी खराब हो जाए। ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि ये उनके शरीर के लिए सटीक नहीं होता। कोई सेंट लुइस नहीं आता, समझता हूँ ये फ्लाईओवर स्टेट है ना? कोई सेंट लुइस नहीं आ रहा। जर्सी से सेंट लुइस कोई इसलिए नहीं आता क्योंकि पिछले हफ्ते घुटने में चोट लगी। वे आते हैं क्योंकि साल भर से दर्द है और कई थेरेपिस्ट्स, प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं और आपको समाधान नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि आज हमने आपके लिए थोड़ा और असरदार रास्ता ढूँढ लिया है। 100%। हम इसे अभी अच्छी तरह से लिखने जा रहे हैं। यही अब से आपका वार्म अप होने वाला है, हफ्ते में कम से कम 5 दिनों के लिए। ये वार्म अप है, ये वार्म अप है। जब भी आप जिम जाएँगे तो आपको ये सब कुछ करना होगा। अब
ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर हम इसे पूरा कर लें तो शायद इसमें आपको करीब 20 मिनट लगेंगे, ठीक है? ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप 2 घंटे तक रिहैब करें, है ना? 20 मिनट कुशल और प्रभावी ढंग से इसे पूरा करें, फिर अपनी कसरत शुरू करें। अभी, इस वक़्त आप अपनी जिम की ज़्यादातर ट्रेनिंग को पूरी तरह बिना किसी दर्द के पूरा कर पा रहे हैं। तो मुझे आपको उन चीज़ों से रोकने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ आकर स्क्वाट्स या बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट्स में दर्द होता, तो बात अलग थी, वो बात अलग होती। हमें उस ट्रेनिंग को एडजस्ट करने या कुछ चीज़ों को थोड़े समय के लिए हटाने की बात करनी पड़ती, जब तक कि हम आपको वापस ट्रैक पर न ले आएँ। फिलहाल ये बस एक वार्म अप है ताकि आपका शरीर जिम के लौट के लिए और भी बेहतर तरीके से तैयार हो सके। और फिर ये एक वार्म अप भी होगा, शायद इसका एक हिस्सा भी, जैसे कि जब आप बास्केटबॉल खेलने जाएँगे, तब हम उतना वॉल्यूम नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आप इस बारे में सोचें, लेब्रॉन की लंबी उम्र की बात करें, तो खेल शुरू होने से पहले वो कितनी सारी चीज़ें करते हैं, या आपको भी वही करना होगा। तो बास्केटबॉल खेलने जाने से पहले आप कम से कम 10 मिनट या उसके आस-पास अपने लिए कुछ खास चीज़ों से शुरुआत करेंगे। पहले आप थोड़ा जनरल वार्म अप करेंगे ताकि ब्लड फ्लो बढ़ जाए। फिर आप अपनी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से स्पेसिफिक वार्म अप करेंगे ताकि आप बास्केटबॉल के लिए तैयार हो सकें। और फिर हम धीरे-धीरे उसी तरह आगे बढ़ेंगे। अब आप इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर हम धीरे-धीरे आपकी क्षमता और सहनशक्ति बढ़ाते हैं। और एक ही दिन में 10 घंटे बास्केटबॉल नहीं खेलते। हम 80% क्षमता पर थोड़ी देर खेलते हैं और देखते हैं कि शरीर कैसा महसूस करता है। अगर सब ठीक रहा, तो अगली बार हम उस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस असेसमेंट का मकसद है मैकेनिकल फॉल्ट को समझना, उसे कैसे ठीक करना है, और फिर हम इस पर भी बात करेंगे कि आपकी क्षमता को फिर से कैसे बढ़ाएं और धीरे-धीरे आपको उस एक्टिविटी के लिए तैयार करें जिसकी आपको ज़रूरत है। तो पूरी रिकवरी के लिए हमें इन दोनों पहलुओं पर ध्यान देना होगा। अगर आप सिर्फ ये करते हैं और फिर सीधे 10 घंटे बास्केटबॉल खेलने चले जाते हैं, तो अभी आप में उतनी कैपेसिटी या टॉलरेंस नहीं बनी है, तो ये फिर से दर्द करेगा। हाँ, बिल्कुल। तो हमें धीरे-धीरे आपको फिर से उसके लिए तैयार करना होगा। लेकिन जब आप लॉड टॉलरेंस और इंजरी के मैकेनिकल नेचर, इन दोनों पहलुओं को मिलाते हैं और धीरे-धीरे एक साथ आगे बढ़ाते हैं, तभी हमें परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। ठीक है? क्या आपके पास सवाल हैं? क्या आपको समझ आया? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, ये 100% सही है। सच कहूँ तो मेरे मन में थोड़ा-सा संदेह था, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं आप मुझे ऐसा क्या बताएँगे जो मुझे पहले से नहीं पता, पहले नहीं सुना। लेकिन बात ये है कि मैंने ये सब कभी नहीं किया, या कम से कम इतनी बारी की, और फ़ोकस के साथ नहीं किया, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैंने पहले भी बैंड वाली चीज़ें ट्राई की हैं, लेकिन मैं इसे लंजेस जैसी चीज़ों पर करता था, जिससे ज़्यादा मदद नहीं मिली। अब मुझे पता है कि मैं उतना तनाव इस्तेमाल नहीं कर रहा था जितना ज़रूरी था। जैसे कि हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरा सबसे मुख्य लक्ष्य तो यही है कि मैं वास्तव में शिक्षित एथलीट बना सकूं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस ये एक्सरसाइज कर लो, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप हर एक के पीछे की असली वजह को गहराई से समझें। क्योंकि जब आप यहाँ से जाई, तो आपको पता हो कि आपके कूल्हे की वजह से आपके घुटने में दर्द क्यों हो रहा है और इसकी मैकेनिकल वर्किंग असल में कैसी है। अब आप अगले कदम उठाने के लिए सशक्त हैं। हाँ, कुछ लोग इस बारे में बात करते हैं कि जब आप किसी को कुछ खास चोट लगने की वजह बताकर आप उन्हें डरा रहे होते हैं। मुझे लगता है कि सही दृष्टिकोण से जहां आप किसी को शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें सही राह दिखा रहे हैं और चीज़ें समझा रहे हैं, तो आपने उन्हें दर्द की वजह समझने की ताकत दी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कभी असली कारण नहीं बताया गया। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वे कभी आपको गोलियां दे देते हैं या एमआरआई करते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि क्यों। आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और वे शायद वही एक्सरसाइज बार-बार कराते हैं और सुधार नहीं दिखता। लेकिन एक सही जांच में लगभग 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट लग गए हैं, है ना? हम अभी भी लगे हुए हैं। एक पूरी जांच में समय लगता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से किया जाए और हम वास्तव में छोटी-छोटी बारीकियों को समझें, तो हम अक्सर उस पहेली को सुलझा सकते हैं, ताकि हम पूरी तस्वीर देख सकें कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो उन लोगों के लिए जो देख रहे हैं, हो सकता है कि इन एक्सरसाइज से आपके घुटने का दर्द ठीक ना हुआ हो। मेरे एक यूट्यूब वीडियो फिक्स नी पेन फास्ट 3 प्रूवन स्टेप्स में इन टेस्ट्स का एक छोटा वर्जन दिखेगा और साथ ही कुछ अलग सुझाव भी मिलेंगे अगर आपको फुट एंकल कॉम्प्लेक्स की समस्या है, अगर आपको टिबिया रोटेशन की समस्या है, या फिर इंटरनल या फेबर टेस्ट में कोई बड़ी दिक्कत सामने आई है, तो आपका इलाज असल में किस तरह का दिखाई देने वाला है। तो शायद इससे आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि आपके शरीर को क्या चाहिए, क्योंकि हर किसी पर एक ही तरीका लागू नहीं होता। सब कुछ व्यक्तिगत तौर पर आपकी ज़रूरतों पर निर्भर है। ये बारीकियां बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझें शरीर को क्या चाहिए और कैसे करना है, जिससे आप दर्द से पूरी तरह उबर कर फिर से 100% ठीक हो सकें। तो ये था आज का लाइव स्ट्रीम। आने और देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।
हम इस वीडियो को एडिट करेंगे और एक फॉलो अप वीडियो बनाएंगे ताकि देख सकें कि अब से कुछ महीनों बाद जीरो के घुटने की हालत कैसी है। जी हाँ, सर, बिल्कुल सर। तब तक दोस्तों आभार। कोई बात नहीं है।